चैप्टर 166 वश में लेना। जाओ फेंग की चाल। रिपोर्ट कर रहा हूं माय लॉर्ड। ज़ैंग हान ने सीधी शांत आवाज में बोला। अपने भाइयों की कंपैरिजन में मैं थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग हूं। मैं होटियन 6th लेवल में कदम रख चुका हूं। सेम रिसोर्सेज, सेम ट्रेनिंग टाइम, पर ज़ैंग हान एक लेवल पूरा ऊपर था। शायद यही उसका रियल मार्शल आर्ट्स टैलेंट था। ज़ाओ फेंग ने गंभीरता से कहा, जो कल्टीवेशन टेक्निक तुम लोग सीख रहे हो वो इनर स्ट्रेंथ को ट्रेन करती है। इससे तुम्हारी शारीरिक ताकत बढ़ती है और ज़रूरत पड़ने पर तुम इंस्टेंट में बहुत ज़्यादा पावर अनलीश कर सकते हो। लेकिन ताकत तो बस ताकत होती है, उसका इस्तेमाल स्किल से होता है, ब्रूट फोर्स से नहीं। वो रुका, फिर बोला, एक बड़ी जंग आने वाली है। आज मैं तुम्हें एक मार्शल टेक्निक सिखाता हूँ। ये सुनते ही पांचों के चेहरों पर खुशी फूट पड़ी। वी थैंक यू माय लॉर्ड। ज़ाओ फेंग ने बिना वक्त ज़ाया किए पीछे मुड़कर कुछ झांग दूर रखे एक ब्लू स्टोन स्कल्पचर को देखा। उसने अपनी राइट फिस्ट बंद की और एक पल में ही उसकी मुट्ठी में ट्रू ची भर गई। फिर एक्सप्लोजिव फिस्ट। ज़ाओ फेंग के गोरेज हुए आवाज के साथ एक फिस्ट एनर्जी हवा को चीरती हुई निकली। बूम! ब्लू स्टोन स्कल्पचर पल भर में पत्थर पत्थर टूटकर बिखर गया। ज़ैंग हान और बाकी चारों की आंखों में सीधा भक्ति और सम्मान उतर आया। ऐसी पावर उनके इमेजिनेशन से बहुत परे। ज़ाओ फेंग उनकी तरफ मुड़ा। ये मार्शल टेक्निक का नाम है एक्सप्लोजिव फिस्ट, येलो रैंक मिड टियर टेक्निक। नाम सिंपल लग सकता है, लेकिन जब ये टेक्निक परफेक्ट हो जाए तुम अपने पूरे शरीर की ताकत एक सिंगल पॉइंट में जमा करके नॉर्मल से कई गुना ज़्यादा पावर से स्ट्राइक कर सकते हो। और इनर स्ट्रेंथ के साथ कंबाइन हो तो इंस्टेंट में कई गुना ज़्यादा बर्स्ट पावर। फिर उसने फैक्शन पैनल खोला और टेक्निक उन पांचों को ट्रांसमिट कर दी। एक ही पल में उनके सीएफ कॉन्शियसनेस में नई मार्शल टेक्निक उभर आई। थैंक यू माय लॉर्ड। वो सब एक्साइटेड होकर झुक गए। तभी मिलिट्री काउंसिल हॉल के साइड से कुछ हल्की सी आवाज आई। कौन है वहां? ज़ैंग हान की आवाज सख्त हो गई। ट्रस्टेड एड्स तुरंत उधर दौड़ गए, लेकिन ज़ाओ फेंग बिल्कुल शांत खड़ा रहा। आखिर 2000 से ऊपर मेंटल पावर होने के बाद ये छुपी हुई प्रेजेंस वो कैसे ना महसूस करता। रुको, मैं हूं। तू सुई की आवाज आई और वो सामने आ गया, अभी भी हिला हुआ। उसने भी ज़ाओ फेंग की दूर से स्टोन ब्लास्ट करने वाली स्ट्राइक देख ली थी। उसके लिए तो ये सीधा सीधा सुपरनैचुरल था। जनरल तू सुई? ज़ैंग हान और दूसरे तुरंत अलर्ट हो गए। मार्शल दाओ का राज सिर्फ ज़ाओ फेंग के विश्वस्त लोगों को ही पता था। एक आउटसाइडर को पता चल जाना खतरनाक हो सकता था। ज़ाओ फेंग ने हल्का सा मुस्कुराया। मुझे पता था तुम आओगे। दोपहर के टाइम डियानझेंग प्लेटफॉर्म पर ज़ाओ फेंग ने जानबूझकर उन्हें यहाँ बुलाया था। इतना ओपन अनाउंसमेंट करना सिर्फ तू सुई को अट्रैक्ट करने के लिए। ज़ाओ फेंग उसे महीनों से देख रहा था। वो जानता था तू सुई लॉयल भी है, टैलेंटेड भी। सो क्या सोच है तुम्हारी? तू सुई की आंखों में शौक से क्लैरिटी आई। फिर वो धड़ाम से घुटनों पे गिर गया। मैं तू सुई जनरल के अधीन सेवा करना चाहता हूँ। कृपया मुझे अपने लोगों में शामिल कर लीजिए। ज़ाओ फेंग ने गंभीरता से कहा, मैं तुम्हारी लॉयल्टी एक्सेप्ट करता हूँ। उसने तुरंत तू सुई की लॉयल्टी वैल्यू चेक की। 78 पॉइंट्स, काफ़ी हाई। लगता है लाइफ सेविंग फेवर का असर गहरा था। आज से तुम भी मेरे आदमी हो, ज़ैंग हान जैसे। थैंक यू माय लॉर्ड। तू सुई ने गहरा झुककर बोला। ज़ाओ फेंग ने गंभीरता से कहा, जो तुमने अभी देखा है वो है मार्शल आर्ट्स। इसका राज बहुत छोटा और लॉयल सर्कल ही जानता है। तू सुई की आंखों में पूरी श्रद्धा आ गई। माय लॉर्ड, क्या ये इमॉर्टल्स की स्ट्रेंथ है? ज़ाओ फेंग ने हल्की मुस्कान के साथ बोला, समझ लो कुछ वैसा ही है। तू सुई ने तुरंत हाथ जोड़कर बोला, मुझे भी ये टेक्निक देने की कृपा करें माय लॉर्ड, मैं जान देकर भी लॉयल्टी निभाता हूँ। ज़ाओ फेंग ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा,
एक बात समझ लो, आज से तुम्हारी जान मेरी है। अगर किंग भी सामने हो, मेरी वजह पहले आएगी, समझे? तू सुई ने तुरंत झुककर कहा, मैं अपनी जान से भी ज्यादा लॉयल्टी निभाता हूँ। अच्छा। जाओ फेंग ने बिना झिझक के उससे होटियन रियम की इंटरमीडिएट इंटरनल स्किल ट्रांसमिट कर दी। टेक्निक दिमाग में डायरेक्ट अपीयर होते देखकर तू सुई का रिस्पेक्ट और भी गहरा हो गया। मार्शल आर्ट्स का राज किसी आउटसाइडर को बताना मना है, जाओ फेंग ने स्ट्रिक्टली कहा। समझ गया माय लॉर्ड, तू सुई ने तुरंत जवाब दिया। जैंग हान ने पुकारा। योर ऑर्डर्स? माय लॉर्ड, नॉर्थ में वी सिटी से लगभग 50 ली दूर एक जगह है, होंगजे क्रॉसिंग। क्या सुना है कभी? जैंग हान ने जवाब दिया। वहाँ का क्रॉसिंग पहले यूज होता था, पर वाटर करंट्स बहुत वायलेंट हो गए थे, काफी मर्चेंट्स डूब गए, इसीलिए रूट शिफ्ट होके वी सिटी और बेवी सिटी हो गया। चुपचाप शिप्स और राफ्ट्स बनवानी शुरू करो, जितनी ज्यादा उतना बेहतर। और याद रहे, ये बात सिर्फ तुम जानते हो, किसी और को पता नहीं चलना चाहिए। जाओफेंग की आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें छुपा हुक्म तीखा था। मैं तुम्हें वी सिटी की बाउंड्री का पेट्रोल लीड करने का ऑर्डर दूंगा, और वहीं तुम्हारा मौका होगा। माय लॉर्ड, जांग हान ने तुरंत बात समझ ली। क्या आप नदी पार करके वी टेरिटरी पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं? झाओफेंग के होठों पर एक हल्का सा मुस्कान आया। क्या हम हमेशा डिफेंस पर ही रहने के लिए बने हैं? उसकी आंखों में छुपा हुआ जुनून और ये शेम अब बिल्कुल साफ दिख रहा था। ये छोटे मोटे डिफेंसिव अचीवमेंट्स काफी नहीं है। मौका मिला है तो क्यों ना एक बड़ा दांव लगाया जाए। ये सुनते ही उसके सारे विश्वास पत्र जनरल्स के चेहरों पर उत्साह और खून गर्म कर देने वाला जुनून चमक उठा। सब समझ गए, माय लॉर्ड का इरादा बिल्कुल सीधा था। वी पर हमला, बढ़ी हुई मिलिट्री ग्लोरी और एक नए दरवाजे का खुलना। झाओसेंग हंस पड़ा। किंग ऑफ चिन की रॉयल एडिक्ट ने मुझे वी सिटी का पूरा कंट्रोल दिया है, और ये भी लिखा है कि अगर मैंने वी सिटी को संभाल लिया तो मुझे मेन जनरल का पद दिया जाएगा। तो अगर मैं इससे भी बड़ा काम कर दूं, वो धीरे से बोला, तो शांग जियांगजुन का पद क्यों नहीं मिल सकता? अपने लोगों के सामने झाओफेंग ने अपनी एम्बिशन नहीं छुपाई। उसका निशाना सबसे ऊपर वाली कुर्सी थी। योर सबॉर्डिनेट स्वेयर टू फॉलो माई लॉर्ड टू द डेथ। सभी जनरल्स एक सुर में झुक गए। झाओफेंग ने हाथ उठाया। मिस्टर वी, झांगवे, तुम दोनों अब एक्टिंग वानजियांग हो। तुम्हें अपने पुराने लोगों को ऊपर उठाने का काम करना है। जुन्हू रैंक के लोगों को एक्टिंग कैपिटल कॉमोडेंट प्रमोट करो, और जितने हो सकते हैं अपने लोगों को कमांड में बिठाओ। फिर वो हल्का सा मुस्कुराया। हाँ, सब आर्मी मेरिट के नाम पर, ताकि चेंटाओ जैसे लोग शिकायत भी न कर सकें। आखिर किंग ने मिलिट्री अथॉरिटी दी थी, और झाओफेंग अब एक एक टुकड़े को सही जगह रख रहा था, ताकि वी सिटी पर उसकी पकड़ पत्थर की तरह मजबूत हो जाए। चेंताओ क्या रिपोर्ट करेगा? झाओफेंग को जरा भी परवाह नहीं थी। वो चाहे तो चेंताओ को हमेशा वानजियांग की कुर्सी में ही बंद कर रख सकता था। योर माय लॉर्ड इज वाइज, सबने एक साथ जवाब दिया। झाओफेंग ने गंभीरता से बोला, अगले 2 महीनों में जंग पक्की है। तुम सबको अपनी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करना होगा। बैटलफील्ड बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। मेरी पावर के बावजूद भी मैं अपनी सर्वाइवल गारंटी नहीं कर सकता। जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ, उतना ज्यादा जीने का चांस। वी अंडरस्टैंड माय लॉर्ड, सभी तुरंत बोले। झाओफेंग ने तुसुए की तरफ देखा, फिर एक बड़ा पैकेट उसके सामने गिरा। तुसुए, ये है बोन टेम्परिंग पाउडर। गर्म पानी में घोलो और पूरा शरीर इसमें डुबाओ। ये तुम्हारी हड्डी और मसल्स को स्ट्रांग बनाएगा। मार्शल आर्ट्स का पहला दरवाजा यहीं से खुलता है। वो दर्द होगा, बहुत दर्द, लेकिन एक बार अब्जॉर्ब कर लिया तो तुम्हारी मार्शल आर्ट्स की राह बहुत स्मूथ हो जाएगी। थैंक यू माय लॉर्ड, तुसुए ने तुरंत पैकेट थाम लिया। अच्छा, सब लोग जा सकते हो, झाओफेंग ने कहा। शियानयांग द स्टेट ऑफ चिन। मॉर्निंग डिस्कशन हॉल में यंदान वापस खड़ा था। पिछली बार वो गुस्से में चला गया था, और इस बार क्लियरली उसके पिता यानी किंग ऑफ यान ने उसकी अच्छी खासी क्लास ली थी।
ईशिंग ज़ेंग को ऊंचे तख्त पर बैठे देखकर यंदान की आंखों में गहरी छुपी नफरत चमक उठी, पर इस वक्त उसने उसे छुपाया हुआ था। उसके हाथ में रॉयल सील लगा नेशनल बुक था। आंखों में बोझ लेकर बोला, झाओ स्टेट हद से ज्यादा बढ़ गया है। उन्होंने हमारे यान के दर्जनों सिटीज जीत लिए हैं, लाखों लोगों को काट दिया है। यान और चिन की मित्रता का ध्यान रखते हुए मैं किंग ऑफ चिन से विनम्र प्रार्थना करता हूं कि कृपया हमारी मदद के लिए सेना भेजें। यान 2 लाख गोल्ड और 5 लाख बुशल्स ग्रेन देता है चिन आर्मी के मार्च के लिए। झाओ को पीछे ढकेलने के बाद हम और 1 लाख गोल्ड देने को तैयार हैं। इतना बड़ा ट्रिब्यूट, यान की आधी पावर बिक रही थी। अगर हालत इतनी बुरी ना होती, किंग ऑफ यान कभी इतना ना देता। ईशिंग ज़ेंग भी कोई भावना नहीं दिखाई, सिर्फ हाथ हिलाकर झाओ गाओ को बुलाया। झाओ गाओ ने नेशनल बुक ली और तुरंत ईशिंग ज़ेंग के सामने पेश कर दी। उसने उसे देखा, सब कुछ प्रॉपर रॉयल सील के साथ लिखा था। अगर फ्यूचर में यान मुकर गया तो यही डॉक्यूमेंट जस्टिफिकेशन बन जाएगा और चिन पूरी अथॉरिटी से यान पर चढ़ाई कर सकता है। वैसे भी ये ट्रिब्यूट वही था जो ईशिंग ज़ेंग चाहता था। इससे चिन का ट्रेजरी बचा रहेगा और झाओ को कुचलने का मौका मिल जाएगा। ईशिंग ज़ेंग ने परेशान होने का नाटक किया। किंग ऑफ यान ने सच में बड़ा भाव दिया है, पर चिन और झाओ का पीस ट्रीटी मेरी और किंग ऑफ झाओ की सियानियांग में हुई थी। अगर मैं ट्रीटी तोड़ दूं तो दुनिया के सामने मेरा चेहरा क्या रह जाएगा? ये सुनते ही यंदान के अंदर गुस्सा उबल गया, पर वो मजबूर था। उसके पास कोई और रास्ता नहीं। वो बहुत मुश्किल से बोला, झाओ एक अन्याय का युद्ध चला रहा है। सारे स्टेट्स मिलकर उसे रोकना चाहिए। अगर किंग ऑफ चिन हमारी मदद करे तो उन ट्रिब्यूट्स के अलावा यान 5000 वॉर हॉर्सेस भी देगा। हम सारे स्टेट्स को अनाउंस करेंगे कि झाओ अन्याय कर रहा है और चिन हमारी मदद के लिए आया है। सारी ब्लेम झाओ पर पड़ेगी। फिर वो जमीन पर घुटनों पर गिर गया, आंखों में पानी, आवाज में दर्द। मैं किंग ऑफ चिन से प्रार्थना करता हूँ, हमें बचाइए, यान को बचाइए। यान आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेगा। अपनी पूरी बेइज्जती भूलकर सिर्फ अपने राज्य को बचाने के लिए यंदान ने अपनी सारी शान, सारी इज्जत धूल में मिला दी। चैप्टर 168 वशीकरण, झाओ फेंग की चाल, पार्ट 3। इस बारे में किसी के पास कोई विचार है? यिंग ज़ेंग ने तुरंत हाँ नहीं की, बल्कि अपनी नज़र किन के सभी सिविल और मिलिट्री ऑफिशियल्स पर डाली। दासी का ये मानना है कि जब झाओ ने एक अन्याय युद्ध छेड़ दिया है तो पूरी दुनिया को उनका विरोध करना चाहिए। चाहे हमने उनसे गठबंधन किया है, पर हम इस तरह के बदनाम हरकत का हिस्सा नहीं बन सकते। जब यान इतनी विनम्रता से मदद मांग रहा है तो किन कैसे आंख बंद करके बैठे? दासी का सुझाव है कि तुरंत सेना भेजकर झाओ पर हमला किया जाए और यान को बचाया जाए। ली सी आगे बढ़कर बोला, दासी समर्थन करता है। झाओ का रास्ता अन्याय का है, किन का उन पर हमला करना बिल्कुल ठीक होगा। हन फी भी सामने आया। दासी भी समर्थन करता है। यान पर राष्ट्र विपद टूट पड़ी है, किन कैसे चुप रह सकता है? हमें सेना भेजकर हमला करना ही होगा। एक के बाद एक आवाज उठी। महल का माहौल बिल्कुल उस दिन से उल्टा था जब यान दान पहली बार किन आया था। आज किन के हर मंत्री को झाओ के अन्याय पर गुस्सा था और यान के लिए उनके दिल में सहानुभूति। हालांकि किन दरबार विभागों से भरा था, कोई भी मूर्ख नहीं था। सबको पता था यिंग ज़ेंग की असली मंशा क्या थी। यान ने इतने लाभ दिए थे और किन वैसे भी झाओ को कुचलना चाहता था। अब उनके पास युद्ध का पूरा उचित कारण था, ऊपर से यान की तरफ से फौज का खर्चा भी। एक तीर से 2 निशाने। मिनिस्टर्स को एक एक करके अपनी तरफ देखते देखते यान दान का चेहरा खुशी से चमक उठा। बेचारा ये तक नहीं समझ पाया कि वो किन के जाल में फंस चुका है। अगर थोड़ा सा भी उसे किन की फौज की सिस्टम का ज्ञान होता तो वो तुरंत देख लेता कि तीनों शैंग जियांग जुन आज दरबार से गायब थे, और जब कोई बड़ा सेना अभियान ना हो तो तीनों का एक साथ एब्सेंट रहना असंभव था। सबने अच्छा कहा। तब यिंग ज़ेंग ने अंत में अपना डिसीजन सुनाया। दरबार एकदम शांत हो गया। यान दान की आंखों में बेचैनी और प्रार्थना साफ दिखी। चांसलर वैंग,
एक राज्य आदेश का मसौदा तैयार करो और पूरी दुनिया में घोषित करो, झाओ ने अन्याय युद्ध छेड़कर यान पर हमला किया है। अब जब यान ने हमसे मदद मांगी है तो किन चुप नहीं रह सकता। झाओ को तुरंत एक नेशनल बुक भेजो। उन्हें हुक्म दिया जाए कि वो यान से अपनी सेना वापस बुला लें। अगर झाओ ने पीछे नहीं हटा तो किन अपनी सेना भेजकर झाओ पर हमला करेगा और यान को बचाएगा। यान दान की आंखों में आंसू चमक उठे। किन का महाराज सच में बुद्धिमान और दूरदर्शी हैं। हमारे महाराज बुद्धिमान हैं। पूरा दरबार एक सुर में गरजा। हंदान, झाओ स्टेट। लॉन्गताई पैलेस में एक जोर का थप्पड़ गूंजा। झाओ यान ने किन का नेशनल बुक सीधा फर्श पर फेंक दिया। साला वो यिंगज़ांग समझता क्या है अपने आप को? मुझे हुक्म देता है, मुझे, कि मैं अपनी सेना यान से वापस बुला लूं। बकवास, पूरा बकवास। झाओ यान ने गुस्से में फटकार मारा। झाओ के मंत्री सर नीचे किए खड़े थे। कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। महाराज, गो काई तुरंत आगे आया, आदब से हाजिर होते हुए। ये तो सीधी धमकी है, पर मुझे लगता है कि हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपनी सेना और बढ़ानी चाहिए और यान को जल्द से जल्द मिटा देना चाहिए। जब यान खत्म हो जाएगा तो झाओ और भी शक्तिशाली होगा। प्रधानमंत्री गो बहुत ही आसान सोच रहे हैं, झाओ यी आगे बढ़कर बोला। यान ने किन से मदद मांगी है और अब पूरी दुनिया झाओ को अन्यायी कह रही है। यिंगज़ांग का ये कदम हमें ये बताता है कि वो हमला करना चाहते हैं। जब तक हम वापस नहीं हटेगा तो किन के पास पूरा कारण होगा युद्ध का। मुझे लगता है बॉर्डर पर तुरंत ज्यादा सेना भेजनी चाहिए। झाओ यान ने उसे एक ठंडी नज़र से देखा। यिंगज़ांग, मैं उसे क्यों डरूं? लीपू बॉर्डर पर तैनात है। जब तक वो वहां है फ्रंटियर सुरक्षित है। ऊपर से हमारा वी से गठबंधन है। मैंने सिंगलिंग जुन को खबर भेज दी है। अगर किन ने हिम्मत की तो सिंगलिंग जुन सीधा हान लैंड में प्रवेश करेगा। वहां पहले से ही दंगा मशाल चल रहा है। तब देखते हैं किन कैसे हमला करता है। उसकी आंखों में एक पुरानी सी घमंड थी। उसकी सोच में वो बचपन का यिंगज़ांग, जिसे वो पांव तले कुचल दिया करता था, अब भी वही था। अगर यिंगज़ांग हान को तबाह कर सकता था तो वो भी यान को मिटा सकता था। झाओ किसी भी तरह किन से कम नहीं था। एक अजीब सा अभिमान। महाराज सच में दूरदर्शी हैं। गो काय फिर से चापलूसी करने लगा। आपके नेतृत्व में झाओ एक दिन दुनिया को एकजुट करेगा। महाराज, झाओ ये फिर बोला, वी पर भरोसा करना ठीक नहीं है। मुझे लगता है ज्यादा सेना बॉर्डर पर भेजना ही हमारी सुरक्षा का सही रास्ता है। पर ऐसे शब्द झाओयान के कानों को चुभते थे। प्रधानमंत्री, झाओयान ने कहा, पूरी तरह झाओयी की बात को नज़रअंदाज करते हुए, एडिक्ट भेजो। सिंगलिंग जुन को किन की चाल की जानकारी दो और उसे तैयार रहने को कहो। साथ ही जनरल पंग स्वेन को हुक्म भेजो, मार्च और तेज करें और यान को जल्द से जल्द मिटा दें। दासी आज्ञा मानता है। गो काय झुककर बोला, वे महाराज, हमें अभी अभी झाओ से खबर मिली है कि किन ने किंग ऑफ झाओ को धमकी दी है कि वो यान से वापस हट जाए और लगता है किन की सेना तैयार हो रही है। अंततः वो दिन आ ही गया। वे विजू जी ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर खुशी नहीं बल्कि गंभीरता थी। जिस दिन झाओ ने मार्च किया था, मुझे समझ आ गया था कि किन इस मौके को छोड़ेगा नहीं। ये किंग ऑफ किन के लिए झाओ को तबाह करने का सुनहरा अवसर है। महाराज, आपने कोशिश की थी उन्हें समझाने की, पर किंग ऑफ झाओ ने सुना ही नहीं। अब जब किन हमला करेगा तो वी को अपना गठबंधन निभाना ही होगा। ये हमारे लिए मौका है। हानलैंड में अभी भी अनेक हान राजावंशी किन के विरुद्ध विद्रोह करना चाहते हैं। अगर हम फौज भेजें तो हम असमान छू सकते हैं। शायद पूरा हानलैंड वी में शामिल हो जाए और जब हान जोड़ दिया जाएगा तो वी अपने पुराने शौर्य को फिर पालेगा। वे विजू की आंखों में सपने भरी उम्मीद थी। अपने भांजे को, जिसे वो अपना वारिस मानता था, ऐसे बड़े बड़े दावे करते देखकर वही वुजी ने गहरी सांस भरी। बोअर, क्या तुम सच में सोचते हो कि किन को हराना इतना आसान है? क्या तुम्हें लगता है किन को पता नहीं होगा कि वेई और झाओ एक साथ हैं? और क्या तुम सोचते हो किंग ऑफ किन बिना तैयारी के ऐसी धमकी भरी नेशनल बुक भेज देगा?
मैं तुम्हें यकीन से कह सकता हूं, वेई सिटी पर एक विशाल सेना तैनात होगी। उसे तोड़ना बिल्कुल आसान नहीं। पर बोअर अब भी एडमेंट था। महाराज, जो कह रहे हैं वो सच हो सकता है, पर यह भी सच है कि ये वेई का सबसे बड़ा मौका है। मौका तो है, वेई ने बोला, पर हम जानते हैं कि हमारे पास ज्यादा विकल्प नहीं है। हमें चलना ही होगा। फिर उसकी आंखों में एक घनेरी दृढ़ता उभर आई। हुक्म सुना दो। 1,50,000 सेना को बॉर्डर तक बढ़ाने का आदेश देता हूं। उन्हें वेई रिवर पर दबाव बनाना होगा, और जैसे ही किन जाओ पर हमला करेगा, वेई तुरंत युद्ध में कूद पड़ेगा। दासी आज्ञा मानता है। वेई बोअर ने तुरंत सिर झुका दिया। वो जाने लगा था, पर बीच में रुककर पलटा। चचा, मैंने कभी वादा किया था कि मैं आपके लिए जाओफिंग का सर ले आऊंगा। इस युद्ध में मैं आपको निराश नहीं करूंगा। मैं आपको दिखा दूंगा कि मैं भी वेई की रक्षा कर सकता हूं। वेई वुजी ने धीरे से हाँ में सर हिलाया। अच्छा, मैं देख रहा हूंगा। ये कहकर वेई बोअर तेज कदमों से महल से बाहर निकल गया। मौका, हाँ, एक मौका ही तो है, वेई वुजी ने अंदर ही अंदर सोचा। ये लड़ाई वेई की राष्ट्र भाग्य पर लगी दांव की बाजी है। 1,50,000 श्रेष्ठ सैनिक, ये वेई की आधी सेना शक्ति थी। बस अगर हानलैंड हमारे हाथ आ जाए तो वेई की किस्मत कुछ सालों तक बढ़ सकती है। मैं जानता हूं बोअर क्या सोच रहा है, पर वो नहीं समझता कि ये मौका कितना खतरनाक है। मैंने अपनी जिंदगी में अपनी आंखों से देखा है कि कैसे किन धीरे धीरे बढ़ता गया, कैसे वो एक छोटे से राज्य से बढ़कर पूरी दुनिया को हिलाने वाला शक्तिशाली देश बन गया। किन के सामने हम वेई ने बहुत कुछ खोया, बहुत अधिकारी, बहुत मौके। ये हमारा अंतिम मौका है, अंतिम दाव। अगर किन जाओ को मार देता है तो वेई अकेला पड़ जाएगा और हम रोक नहीं पाएंगे। ऊपर से अभी तक किन और वेई के बीच कोई युद्ध का कारण नहीं था। अगर हम पहले हमला करेंगे तो उनके पास पूरा उचित कारण होगा हमें पीस डालने का। इसीलिए ये खेल हमारी किस्मत का अंतिम जुआ है। चैप्टर 169, विजय या विनाश, जाओ फेंग की चाल, पार्ट 4। वेई सिटी। डजन्स ऑफ किन के घुड़सवार स्काउट शहर के किनारे से तेज रफ्तार से मिलिट्री कैंप की तरफ बढ़ रहे थे। मिलिट्री काउंसिल हॉल के सामने। रिपोर्ट। एक स्काउट शिटजांग दौड़कर आया और जाओफेंग के सामने झुककर बोला, महाराज, वे की विशाल सेना वे सिटी के उत्तरी हिस्सों में देखी गई है। उनका वैनलॉर्ड ग्रेट किन टेरिटरी में प्रवेश कर चुका है और सीधा वे सिटी की तरफ मार्च कर रहा है। जनरल जाओ के आदेश की प्रतीक्षा है। ये सुनते ही हॉल में बैठे सब जनरल्स के चेहरे बदल गए। सबकी नजर तुरंत जाओफेंग पर टिक गई। एज एक्सपेक्टेड ऑफ वेई वुजी, जाओफेंग हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, बिल्कुल बिना घबराहट के। उसने नदी का रास्ता छोड़कर 10 मील का चक्कर लगाया। डर था कि हम रास्ते में उन पर हमला न कर दें, पर मैंने कभी वेई रिवर पर डिफेंस करने का सोचा ही नहीं था। वेई रिवर तो सीधी प्लेन लैंड पर थी। रोकने लायक कोई पहाड़, कोई घाटी नहीं थी, और वेई की सीमाओं में सिर्फ 10 मील का चक्कर लगाना पड़ता था, बस, फिर सीधा मार्च। कितनी सेना देखी गई? जाओफेंग ने पूछा। जनरल, शिटजांग ने तुरंत जवाब दिया, सही संख्या पता नहीं, पर उनके झंडे अनंत नजर तक फैले गए थे। कुछ भी हो, सेना 1 लाख से कम नहीं, और हमने उनके वैनगार्ड में मोनार्की का बैनर भी देखा। मोनार्की का बैनर? चैन ताओ का चेहरा पीला पड़ गया। वही में दुनिया में एक ही आदमी है जो मोनार्की का बैनर लेकर युद्ध में उतरता है, वेई वुजी। वो एक महान योद्धा है, वेई का स्तंभ माना जाता है। अगर वो खुद आया है तो हमारी 50,000 शार्प स्वॉर्ड वॉरियर्स और 50,000 पीनल बटालियन मिलकर भी उसे रोक नहीं पाएंगे। ये सुनते ही जाओफेंग की भाव भंगिले हल्की सी सिकुड़ गईं। लड़ाई शुरू होने से पहले ही हार की बात? तुम भी कमाल के सैनिक हो। सीनियर जनरल होता तो तुम्हें सजा देता। चैन ताओ का रंग उड़ गया। दासी से गलती हो गई। जनरल, जारहान आगे आया सीधा खड़ा होके। अगर सामने वेई वुजी भी हो, आपके होते हुए हम क्यों डरें?
मैं पहली रेखा संभालने के लिए स्वयं वॉलंटियर करता हूँ। मैं भी युद्ध में जाने का अनुरोध करता हूँ। तू सुई, ज्वांग वेई, लिu वांग, लो हुआ और कई जनरल साथ में आगे बढ़ गए। चेन ताओ और जानतुआ ने एक दूसरे की तरफ देखा। ये सब लोग वेई वुजी को बहुत ही कम समझ रहे हैं। जाओ फेंग ने शांत स्वर में बोला, ज़ारहान, आदेश सुनो। दासी हाजिर है। जब वेई सेना आए तुम अपने वानजांग कैंप के साथ दरवाजों पर पहली रेखा के रूप में डिफेंस करोगे। दासी आज्ञा मानता है। तू शुई, ज्वांगवेई, लिu और वांग, तुम लोग शहर के दीवारों के नीचे तैनात रहोगे। जिस जगह ज्यादा हानि हो उस पोस्ट को संभालने के लिए बदल कर आ जाओगे। चेन ताओ और जाओतुआ, तुम अपने लोगों के साथ शहर के अंदर मेरे सिग्नल का इंतजार करोगे। हम सब आज्ञा मानते हैं। अच्छा, जाओ फेंग ने कहा, फौज को तैयार करो। पूरा शहर अब से सील कर दिया गया है। जब तक युद्ध शांत न हो जाए मेरे हुक्म के बिना कोई अंदर बाहर नहीं जाएगा। आज से शहर में सेना का कानून चलेगा। जो सीधे आदेश का उल्लंघन करेगा, सरकलम। जो अपनी पोस्ट छोड़कर भागेगा, सरकलम। जो शत्रु से मिलेगा उसके पूरे खानदान का समूल नाश कर दिया जाएगा। जाओ फेंग की गूंजती आवाज ने महल को हिला दिया। जी जनरल, हॉल में एक गद्दार जैसा नारा गूंज उठा। जाओ, जाओ फेंग ने हाथ हिलाकर कहा। सारे जनरल्स एक एक करके निकल गए। उस समय वे सिटी पूरी तरह मार्शल लॉ में बंध गया था और 5 दिन पहले जाओ फेंग को लांतियान कैंप से एक गुप्त पत्र मिला था, किंग ऑफ किंग का रॉयल एडिक्ट। सीनियर जनरल वांगजियान को 2 लाख सेना के साथ पूरब की ओर जाओ पर हमला करने का आदेश। नॉर्दर्न फ्रंटियर के सीनियर जनरल मंगू को 10 लाख सेना के साथ जाओ के दाया लीजन पर हमला काम। कुल 3 लाख दाकिन एलीट सोल्जर्स युद्ध के लिए मार्च कर चुके थे। ये जानकारी मिलते ही जाओ फेंग ने सब तैयारियां पहले ही कर ली थीं। इसी बीच वे रिवर के किनारे, जहां से चिन आर्मी अपना बॉर्डर हमेशा पेट्रोल करती थी, वही वुजी का शाही रथ पहुंच चुका था। योर मैजेस्टी, वईबो ने घोड़े पर बैठे हुए हल्की सी हंसी के साथ कहा, ये झाओ फेंग सिर्फ बोलने का शेर है। हमारी सेना ने अभी तक वे रिवर क्रॉस भी नहीं की और उसने कोई डिफेंस अरेंज ही नहीं किया। बिल्कुल निकम्मा आदमी है। वही वुजी ने शांत आवाज में कहा, तो क्या पता उसने पहले ही देख लिया हो कि मैं शुरुआत से ही वे रिवर क्रॉस करने का इरादा नहीं रखता। इम्पॉसिबल राइट? वईबो हैरान होकर बोला। अगर उसने वाकई मेरा इरादा पहले ही जान लिया तो फिर ये झाओ फेंग वास्तव में काफी डरावना आदमी होगा। योर मैजेस्टी, वईबो ने तुरंत जवाब दिया, आप इस झाओ फेंग को जरूरत से ज्यादा ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं। वे सिटी छोटी सी जगह है और हमारे स्काउट्स के हिसाब से वहाँ 1 लाख चिन सोल्जर्स हैं, जिनमें से 50,000 हान के सरेंडर हुए सैनिक हैं। ऐसी सेना से तो जरूर बगावत होगी। वईबो ने चेस्ट ठोक कर कहा, मुझे सिर्फ 10 दिन दीजिए, मैं वे सिटी की दीवारें तोड़कर आपको झाओ फेंग का सर ला दूंगा। वही वुजी ने धीरे से सिर हिलाकर हामी भरी। युद्ध में सबसे बड़ा हथियार है स्पीड। सेना को आगे बढ़ाओ। कल हम वे सिटी पर हमला शुरू करेंगे। जी योर मैजेस्टी, वईबो ने तुरंत हुक्म माना। वही वुजी ने तेज बहाव से बहते वे रिवर को देखा, आंखों में सूझबूझ लेकिन साथ ही छुपी चिंता। पर जैसे सब कुछ तय हो चुका हो, उसने हाथ हिलाकर रथ को वे सिटी की तरफ रवाना कर दिया। अगले दिन 1,50,000 सोल्जर्स वाली वही सेना वे सिटी की दीवार के सामने पहुंच गई। पूरा वॉर फॉर्मेशन, पत्थर उठाने वाले स्टोन थ्रोइंग मशीन्स, बड़े बड़े बेड क्रॉसबोज, हजारों सैनिकों की जंगी चीख, ये सब मिलकर आसमान तक फैले हुए रक्त रंजित बैटलफील्ड की घोषणा कर रहे थे। रथ पर खड़ा वही वुजी गर्जा, कहाँ है ग्रेट वई के वीर सैनिक? हाँ हाँ हाँ। पूरा बैटलफील्ड उनकी गूंज से कांप गया। वही वुजी ने अपनी तलवार उठाकर कहा, मैं वही वुजी, एक बूढ़ा आदमी, इस महायुद्ध के युग में आज भी सेना का नेतृत्व क्यों कर रहा हूँ? 1. वे की धरती की हिफाजत के लिए। 2. अपने लोगों की शांति के लिए।
हमारी राष्ट्रीय किस्मत कमजोर पड़ चुकी है, लेकिन आज हमारे पास उसे फिर से लिखने का मौका है। वे सिटी को तोड़ दो, हान का इलाका जीत लो और ग्रेट वई दोबारा शक्तिशाली बन जाएगा। हुक्म जारी करो, वे सिटी पर हमला। जो पहले दीवारों को तोड़कर घुसेगा उसे 3 पदों की तरक्की, जनरल का दर्जा और 1000 सोना। जो एक भी दुश्मन का चीन वॉर बैनर काटेगा उसे 2 पदों की तरक्की और 100 सोना। और जो दुश्मन के मुख्य सेनापति को जिंदा पकड़ेगा उसे 3 पदों की तरक्की और 10,000 सोना। मेरे लिए मार दो इन्हें। मैसेंजर्स हर डायरेक्शन में भाग पड़े। वही आर्मी का पहला बड़ा हमला शुरू हो चुका था। वे सिटी की दीवार पर झाओ फेंग अपने बैटल आर्मर में बिल्कुल शांत, उसके आसपास उसके विश्वासपात्र अधिकारी, दीवार पर खड़े चिन के आर्चर्स तैयार। सीज बैटल में हमेशा फायदा होता है ऊपर से देखने वाले को। झाओ फेंग ने सर्द मुस्कान के साथ कहा, चलो वैवो जी, आज देखते हैं दीवार ऊपर से लड़ने का मजा क्या होता है। स्टोन थ्रोइंग मशीन्स तैयार, आर्चर्स तैयार। हुक्म तुरंत पूरे कैंप में फैल गया। फिर झाओ फेंग ने अपनी आवाज बुलंद की, चिन पैनल बटालियन के सैनिकों, आज तुम्हारी किस्मत बदलने का दिन आ चुका है। 1 दुश्मन मारो, तुम्हारी सजा खत्म। 5 मारो, 1 पद ऊपर। और एक और वादा, अगर तुम ग्रेट चिन के लिए लड़ते हुए शहीद होते हो तो तुम्हारी फैमिलीज को वही सम्मान और मुआवजा मिलेगा जो किसी भी चिन सोल्जर के परिवार को मिलता है। पूरे पैनल बटालियन की आंखें भर आई। फिर एक ही नारा गूंज उठा, हम अपनी जान ग्रेट चिन पर वार देंगे। उनकी हिम्मत आसमान छू रही थी। झाओ फेंग का पहला आघात। जैसे ही वही आर्मी स्टोन थ्रोइंग मशीन्स के रेंज में आई, झाओ फेंग गरजा, किल। धूम धूम धूम। बड़े बड़े पत्थर आसमान से गिरकर वही आर्मी को कुचल गए। हंड्रेड्स इंस्टेंट मर गए। फिर आर्चर्स, एरो रेन ने तो बैटलफील्ड को लाल कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे झाओ फेंग हर मूव ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर चुका हो। वही वुजी ने सब देखा। उसने सोचा, कोई बात नहीं, अंदर 50,000 सरेंडर्ड सोल्जर्स हैं। दीवार टूट जाए तो आधे तो वैसे ही बगावत कर देंगे। वही वुजी ने पुकारा। जनरल हाजिर, वैबो उत्साह से भरा। इस पहले असॉल्ट को तुम सुपरवाइज करोगे। अगर दीवार तोड़ दी, मैं खुद तुम्हारी विजय की रिपोर्ट लिखकर किंग को भेजूंगा। वैबो खुशी से चिल्ला उठा, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। फिर बैटलफील्ड का असली नरक शुरू हुआ। झाओ फेंग एक लौता शार्प शूटर। जब वे आर्मी दीवार के पास पहुंची तो झाओ फेंग ने खुद अपना बो उठाया। एक नजर, एक एरो। वूश, थ्वैक। एक वही जुन्हू सीधा गले से छेद दिया। पीछे के 5-6 सोल्जर्स भी एरो के साथ घायल हुए। नोटिफिकेशंस, वही जुन्हू स्लेन, स्ट्रेंथ +10, वही सोल्जर स्लेन, स्पीड +5, वही सोल्जर स्लेन, कॉन्स्टिट्यूशन +5। झाओ फेंग ने किसी को मौका नहीं दिया। एक के बाद एक सिर्फ ऑफिसर्स को टारगेट किया। उनकी आर्मर अलग थी, दूर से भी पहचान आ जाती। एरो तेजी से निकल रहे थे। वही जुन्हू स्लेन, लाइफ स्पैन +10 डेज, वही कैपिटल कमांडेंट स्लेन, स्ट्रेंथ +20। ऑफिसर्स गिरते गए, आर्मी टूटने लगी। जुन्हू मर गया, हमारा कमांडर भी। अब क्या करें, पीछे हटें या आगे बढ़ें? पूरा वे फॉर्मेशन अफरा तफरी का शिकार हो गया। सेंट्रल कमांड में वैबो का चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि झाओ फेंग उनकी एंटायर ऑफिसर लाइन को अकेले काट रहा था। वैबो की भंवरें गहरी तरह सिकुड़ गईं। तभी एक कमांडर तेज सांस लेता हुआ आया। जनरल को रिपोर्ट, किन आर्मी में एक देव वर्गा का तीरंदाज है। जैसे ही हमारे वैनगार्ड के ऑफिसर्स उनकी रेंज में जाते हैं, वो तुरंत उसके तीर से धराशायी हो जाते हैं। वैबो ठंडी कठोर आवाज में बोला, बेवकूफ़ी मत करो। बैटल के बीच कैसे कोई इतनी साफ टारगेट पहचान सकता है? मेरा हुक्म सुना दो। जैसा ही कोई ऑफिसर मरे, तुरंत उससे नीचे का रैंक वाला उनकी जगह ले, और जो पीछे हटेगा, सुपरवाइजरी टीम उसे वहीं का वहीं मार डाले। जी जनरल। कमांडर तुरंत हुक्म पहुंचाने निकल पड़ा।
वही आर्मी का पागलपन भरा हमला। वही आर्मी ने दीवारों पर बिल्कुल आक्रामक तरीके से हमला करना शुरू कर दिया। उनके स्टोन थ्रोइंग मशीन्स के पत्थरों ने सिटी के अंदर भी कई किन सोल्जर्स को कुचल दिया, लेकिन उनके मुकाबले किन के पास हाइट एडवांटेज, एरो रेंज एडवांटेज और सप्लाईज का भंडार था। किंग ऑफ किन ने पहले ही झाओफेंग को 3 महीने के लिए 1 लाख सेना चलाने लायक रज़दगे दिया था, और ऊपर से झाओफेंग का फेट ऑफिशियल सील। उसके चलते उसके हर एक सोल्जर की फाइटिंग पावर 2 गुना हो चुकी थी। वो लोग आज बिल्कुल दूसरे रूप में लड़ रहे थे, जैसे उनके अंदर कोई जंगली शक्ति जाग गई हो। सिटी के अंदर से एरोज की ऐसी बरसात हो रही थी कि नीचे पूरा बैटलफील्ड लाल हो चुका था। पत्थर, तीर, चीखे, मांस के टुकड़े, युद्ध अपनी सबसे क्रूर रूप में था। नोटिफिकेशन चलते जा रहे थे। किल्ड वेई कैपिटल कमांडेंट +20 कॉन्स्टिट्यूशन, किल्ड वेई जुन्हू +10 स्ट्रेंथ, किल्ड वेई सोल्जर +5 स्ट्रेंथ। झाओफेंग बिल्कुल नहीं रुक रहा था। उसके लिए तो ये बैटलफील्ड एक गोल्ड माइन था। एट्रीब्यूट पॉइंट्स की बारिश हो रही थी। एरोज खत्म, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक सोच में पोर्टेबल स्पेस से नए एरोज हाजिर। उसके आसपास उसके सबसे विश्वासपात्र एड्स खड़े थे। उन्हें पता था झाओफेंग अलौकिक है, कोई शक का सवाल ही नहीं। झाओफेंग की आंखों में एक ही चमक थी, रिच हार्वेस्ट, बहुत बड़ा हार्वेस्ट। ये सिर्फ प्रेल्यूड था, और वो अब तक 500+ एट्रीब्यूट पॉइंट्स कमा चुका था। नॉर्मल कल्टीवेशन में ये रिजल्ट पाने में महीने लग जाते। झाओफेंग के दिल में सोच फूट पड़ी, इस बार शायद मेरे सारे एट्रीब्यूट्स 4000 टच कर लें। वो और तेज तीर चला रहा था, हर शॉट डेडली, हर शॉट एक नया नोटिफिकेशन। जमीन पर पड़ते वही सोल्जर्स की लाशों का पहाड़ बढ़ता जा रहा था। वही आर्मी के रियर कैंप में वही वुजी ने अपनी वैनगार्ड को बिखरते देखा। फॉर्मेशन टूट गई थी, मोमेंटम गायब था। आखिर वो गहरी सांस लेकर बोला, हुक्म जारी करो, सेना वापस बुलाओ। मैसेंजर्स चीख उठे, हिज मैजेस्टी का हुक्म, पीछे हटो, पीछे हटो। वही सेना जो दीवार तक पहुंच गई थी, वो लहराती टाइट की तरह पीछे हटने लगी। लेकिन ऊपर से किन आर्चर्स ने इस मौके को कैसे छुड़ा होता? एरो रेन और भी तेज हो गई, और कई वही सोल्जर्स पीछे हटते ही मर गए। वेबो का गुस्सा, योर मैजेस्टी, वही वो तो दीवार तक पहुंच गई थी, आपने वापस बुलाने का हुक्म क्यों दिया? वेईवुजी ने उसे ठंडी नजरों से देखा। उनका फॉर्मेशन टूट गया था, मोमेंटम भी। ऐसी स्थिति में और अटैक करना सिर्फ अनावश्यक मौत देता। एक कमांडर को ये समझ होनी चाहिए। वेबो चुप हो गया, लेकिन चेहरे से साफ था कि उसे ये बात हजम नहीं हुई। बचपन से वेईवुजी का शिष्य, वही का लाडला कमांडर्स में से एक, और आज उसे रोक दिया गया। कैजुअलिटीज का हिसाब, योर मैजेस्टी, ये सिर्फ एक प्रोबिंग अटैक था, फिर भी हमारी हानियां 5000 से ऊपर हैं। किन के एरोज और स्टोन मशीन्स हमारी कल्पना से ज्यादा खतरनाक हैं। किन के एरोज वाकई प्रबल हैं। वेईवुजी ने हाँ भरी, फिर पूछा, हमारा फॉर्मेशन कैसे टूट गया? जनरल बोला, किन की दीवारों पर एक मास्टर आर्चर है, वो सिर्फ ऑफिसर्स को टारगेट कर रहा है। आज वो कम से कम 3 कैपिटल कमांडेंट्स और 7 जुन्हू मार चुका है। इससे पूरी वैनगार्ड अफरा खफरी में गिर गई है। वेईवुजी सोच में पड़ गया, एक मास्टर आर्चर। फिर उसने तुरंत काउंटर वेजर सोचा। हुक्म जारी करो, आज रात हम कैंप में रेस्ट और रीऑर्गेनाइजेशन करेंगे। सारे मरे हुए ऑफिसर्स की जगह नए लोग डाले जाएंगे, और कल से सभी ऑफिसर्स आर्म सोल्जर्स की तरह कॉमन आर्मर पहनेंगे। उन्हें पहचानना मुश्किल होगा। ये एक वेटरन कमांडर का दिमाग था, बैटलफील्ड को पल में पढ़ लेता। जी योर मैजेस्टी। फिर वेईवुजी ने और भी गहरा हुक्म दिया, झाओ स्टेट या किन की हर एक मूवमेंट का रिपोर्ट हर पल मुझे दिया जाए। इस युद्ध का संबंध सीधे हमारी नेशनल फॉर्च्यून से है। वेबो तभी आगे बढ़कर बोला, योर मैजेस्टी, मैं निवेदन करता हूं कि कल का हमला मुझे लीड करने दीजिए। वेईवुजी ने हल्का सा प्यार और चिंता मिलाकर कहा, बोर। चैप्टर 172, कत्लेआम शुरू। सारे एट्रीब्यूट्स फिर से ब्रेक थ्रू। बेटा, तुम नए हो ट्रूप्स को कमांड करने में, जल्दी कामयाबी की आशा मत रखना।
सीज वॉरफेयर एक बैटल है एलीट मोराइल की। सिर्फ थोड़ी पेशेंस ही तुम्हें मौका देगी सिटी वॉल्स तोड़ने का। अगर तुम इम्पेशेंट होगे तो बस हार ही मिलेगी। वे वूजी ने धैर्य से वेबो को समझाया, जैसे एक उस्ताद अपने शिष्य को सिखा रहा हो। आई समझ गया योर मैजेस्टी, वेबो तुरंत बोला, लेकिन अंदर ही अंदर सिर्फ उसे पता था कि क्या उसने सच में बात को अपना लिया या नहीं। जाओ फेंग, ये सिटी डिफेंड करते हुए जो कंपोज नजर आ रहा है, वाकई एक केपेबल जनरल है। वे वूजी ने दूर से वे सिटी की तरफ देखा, आंखों में हल्का सा रिग्रेट। अगर मौका मिलता तो शायद वे बो को ही दुश्मन की तरफ शिफ्ट करके जाओ फेंग को अपनी तरफ ले आता। प्रॉब्लम वही पुरानी, मैं बुढ़ा हूं और समय कम है। मुझे अब एक केपेबल सक्सेसर चाहिए जो वे को मेरी जगह संभाले। चैप्टर 172, कत्लेआम शुरू। सारे एट्रीब्यूट्स फिर से ब्रेक थ्रू। जाओ बॉर्डर सिटीज कोलैप्स। जाओ जिंग, वांग जन के पर्सनल कमांड में जाओ की बॉर्डर सिटी एक ही स्ट्राइक में गिर गई। लैंटियन के 2 लाख एलीट सोल्जर्स की आर्मी स्प्लिट हो गई और आगे बढ़ गई। सीनियर जनरल, एक मेन जनरल ने रिपोर्ट दिया, बॉर्डर सिटी कैप्चर हो गई है। जनरल वांग बेन ने भी वेस्ट सिटी का सक्सेसफुल कैप्चर रिपोर्ट भेजा है। वो कोई और नहीं थे, यांग डुआन हैं, लैंटियन के 3 मेन जनरल्स में से एक। बॉर्डर सिटीज इजी टू ब्रीच हैं, लेकिन आगे है लियन पो जो खुद ट्रूप्स कमांड कर रहा है। उसको तोड़ने में वक्त लगेगा। लियन पो एक फॉर्मिडेबल जनरल है, एक वक्त लॉर्ड वुआन के सामने भी खड़ा रहा था। जाओ बॉर्डर पर उसके होने से सच में मुश्किल होगी। यांग डुआनहे ने हाँ में सर हिला दिया। आज के ज़माने में अगर जनरल्स का प्रेस्टीज रैंक होता तो लेट लॉर्ड वुआन बाइची टॉप पर होते, लेकिन लिविंग जनरल्स में लियन पो फर्स्ट प्लेस का हकदार है। उसने बाइची को चंगपिंग में डायरेक्ट हराया नहीं था, लेकिन स्ट्रैटेजी से जाओ को डिफेंड कराया था। अगर लियन पो वहां ना होता तो जाओ की बड़ी हार ना होती। वांग जेन का प्लान। वांग जेन धीरे से खड़े हुए और टेंट के अंदर मैप के पास गए। सारी जाओ सिटीज ऑफ फोर्ट्रेसेस मैप पे एक्यूरेटली मार्क थी। कोंगयांग, ये सबसे फॉर्मिडेबल फोर्ट्रेस है जाओ बॉर्डर पर। हमारी आर्मी ने अब तक जो बॉर्डर सिटीज कैप्चर की वो इंटेंशनली लियन पो ने अबैंडन की हैं। वो अपनी पूरी डिफेंस कुंगयांग पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा है। कुंगयांग होल्ड रहेगी तो पूरा जाओ डिफेंसिव लाइन अनब्रोकन रहेगा। कुंगयांग सिर्फ 50 ली दूर है। फुल स्पीड से आर्मी मार्च करेगी तो एक दिन में पहुंच जाएंगे। डे आफ्टर टुमारो हमारी ट्रूप्स कुंगयांग की वॉल्स के बेस पर हो सकती हैं। यांग डुआनहे ने रिस्पेक्टफुली कहा। वांग जेन ने मैप को देखा और ऑर्डर्स दिए। वांग बेन को इंस्ट्रक्ट करो, लोअर कुंगयांग मार्च करते हुए एक्सट्रीम कॉशन रखो। सीनियर जनरल, आप प्लान कर रहे हैं लोअर कुंगयांग तोड़ने का, लियन पो के सप्लाई लाइंस और रीइंफोर्समेंट्स कट करने के लिए? यांग डुआनहे ने समझ लिया। इंटेल के हिसाब से लियन पो के पास सिर्फ 1 लाख ट्रूप्स हैं। हमारे पास एब्सोल्यूट न्यूमेरिकल एडवांटेज है। अगर जाओ स्टेट लियन पो रीइंफोर्स करना चाहे, उनके पास सिर्फ 2 ऑप्शंस हैं, डाई टेरिटरी का 2 लाख जाओ बॉर्डर आर्मी या यन के अगेंस्ट 3 लाख जाओ ट्रूप्स। डाई टेरिटरी का आर्मी ऑलरेडी मंगबू के हाथ में बाइंड है, साउथ मूव करना मुश्किल है। और 3 लाख ट्रूप्स यन में, वो डिपेंड करता है किंग ऑफ जाओ पर, और अगर वो विड्रॉ करे यन अलाउ ही नहीं करेगा। हेड ऑन क्लैश विद लियन पो आउट ऑफ क्वेश्चन। हम अपने आर्मी स्ट्रेंथ पर रिलाई करेंगे, वांग जेन ने ग्रेवली कहा। सीनियर जनरल, आप बाकी वाइट है। यांग डुआनहे ने तुरंत अग्री किया। वे वुजी मूव्स। तभी एक मैसेंजर तेजी से टेंट में घुसा, मिलिट्री रिपोर्ट लेकर। रिपोर्ट, इंचावन काउंटी से अर्जेंट न्यूज़ है। लॉर्ड सिंडलिंग और वे वुजी पर्सनली आर्मी कमांड कर रहे हैं साउथ की तरफ हमारे किन के वे सिटी पर अटैक करने के लिए। वांग जेन ने तुरंत अपनी अटेंशन मैसेंजर पर दी। यांग डुआनहे ने मिलिट्री रिपोर्ट हाथ में ली और पढ़ा। सीनियर जनरल, जनरल ली टैंग से अर्जेंट रिपोर्ट है। वे वुजी कम से कम 2 लाख से नहीं ट्रूप्स रेस कर चुके हैं और हमारे वे सिटी आउटस्कर्ट्स में पहुंच चुके हैं। साथ ही इंचावन काउंटी में कई हान नोबिलिटी के एक्स मेंबर्स ने राइट शुरू कर दिया है। पूरी काउंटी अब टर्मोइल में है। वांग जेन ने मैप की तरफ देखा और हल्का सा स्माइल किया। जैसे मैंने सोचा था, वे वुजी ने अपनी मूव की। यांग डुआनहे गुस्से में बोला। सीनियर जनरल, वे वुजी कैसे डेयर करता है हमारे किन पर अटैक करने का? क्या उसे हमारे रिटेलिएशन का डर नहीं है? वांग जेन ने फेंट स्माइल के साथ कहा। और क्यों डरता, जबकि हमारे क्विन है। लेकिन उसके लिए, अपने वे के लिए, ये उनका आखिरी मौका है। ये सुनते ही
यांग ड्वानहे थोड़ा कंफ्यूज्ड हुआ, फिर तुरंत हाथ जोड़ के झुका। शंग जियानजुन, कृपया मुझे समझाएं। पहले दुनिया में 7 किंगडम्स थे जो सालों तक साथ साथ एग्जिस्ट करते रहे। सभी ने एक डेलिकेट बैलेंस मेंटेन किया था, लेकिन जब हमारे किन ने हान को वाइप आउट किया, सब कुछ बदल गया, बैलेंस टूट गया। झाओ का अटैक यान पे नेचुरली हमारे एक्शन से ट्रिगर हुआ, और उसी तरह से वे का अटैक हमारे जिंगचुआन पर, क्योंकि वे वूजी जानता है कि अगर उसने मौका नहीं लिया और झाओ को कॉन्फ्लिक्ट में उलझा के किन पे अटैक नहीं किया, तो अगला मौका कभी नहीं मिलेगा, बल्कि वे को हमारे हाथ में आने वाले अटैक्स का सामना करना पड़ेगा। वे के लिए ये बैटल उनकी देश की तकदीर के लिए है। वे वूजी अपनी जान लगा देगा। वांग जैन बोल रहा था जैसे वे वूजी का कॉन्फिडेंट हो, और बता रहा था कि कैसे एक आदमी और पूरा वे स्टेट एक बहुत ही मुश्किल हालत में है। इस केस में यिंगचुआन खतरे में है, यांग ड्वानहे ने कहा। जनरल ली तेंग ने ओरिजिनली अपनी ट्रूप्स हान कॉन्कर करने भेजी थीं, और उसके शार्प वॉरियर्स को काफ़ी लॉसेस हुए हैं। नए रिक्रूट्स इसी साल आए हैं और इनका बैटल एक्सपीरियंस 0 है। अगर वे वूजी खुद अटैक कर रहा है तो क्या यिंगचुआन टिक पाएगा? जैसे मुझे पता है, शंग जियानजुन ने न्यूली अपॉइंटेड डेप्यूटी जनरल झाओ फेंग को वे सिटी डिफेंड करने के लिए अपॉइंट किया है। उसके पास 50,000 शार्प वॉरियर्स हैं, प्लस 50,000 सरेंडर ट्रूप्स का पीनल बटालियन। क्या वो सच में सिटी होल्ड कर पाएगा? यांग ड्वानहे ने डाउटफुल टोन में पूछा। झाओ फेंग ने मिलिट्री रिपोर्ट्स में रीएनफोर्समेंट के लिए कोई रिक्वेस्ट किया है? वांग जियान ने कामली पूछा। यांग ड्वानहे ने ध्यान से देखा और सर हिला दिया। कोई रिक्वेस्ट नहीं। ये प्रूव करता है कि झाओ फेंग कॉन्फिडेंट है वे सिटी डिफेंड करने में। मुझे उस पर पूरा भरोसा है, वांग जियान ने स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ कहा। शंग जियानजुन को हो सकता है भरोसा हो, लेकिन अगर वे वूजी सिटी ब्रीच कर गया तो पूरा यिंगचुआन खतरे में होगा। यांग ड्वानहे ने ग्रेव एक्सप्रेशन के साथ काउंटर किया। और स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव से देखो, वे वूजी खुद यहाँ हैं। झाओ फेंग के पास 50,000 शार्प वॉरियर्स हैं और 50,000 सरेंडर ट्रूप्स। बेस्ट केस सिनारियो, सरेंडर ट्रूप्स मिड बैटल बिट्रे ना करें। उनसे एक्सपेक्ट करना कि वो सिटी डेथ तक डिफेंड करें और वे आर्मी को रोक दें, बस इम्पॉसिबल है। सचमुच सिचुएशन वैसी ही थी। पूरे रॉयल कोर्ट में सिर्फ वांग जियान को ही लगता था कि झाओ फेंग वे सिटी होल्ड कर सकता है, बाकी किसी को भरोसा नहीं था। इवन किंग यिंग ज़ेंग ने झाओ फेंग को सिटी में स्टेशन करने और फुल कमांड देने के लिए बस वांग जियान की एडमेंट अपील की वजह से अग्री किया था। अगर वो सच में होल्ड नहीं कर पाया और अगर लास्ट रिसॉर्ट आए, तो शंग जियानजुन हवान यी ट्रूप्स को डिप्लॉय करेगा। वांग जियान ने यांग ड्वानहे की तरफ देखा। किन ने अपनी 3 मेन आर्मी ग्रुप्स में से 2 डिप्लॉय कर दी। बस हानगू पास कैंप बचा था, पार्टली क्योंकि लॉजिस्टिक्स का प्रेशर ऑलरेडी इमेंस था, और दूसरी वजह हानगू पास कैंप के 2 लाख शार्प वॉरियर्स रेडी फॉर इमीडिएट रीइंफोर्समेंट थे। अगर किसी फ्रंट पे डिफीट का साइन मिले, हानगू पास कैंप वहां पहुंच जाएगा। आई अंडरस्टैंड, यांग ड्वानहे ने तुरंत नोट किया। जाओ, अरेंज करो कि कुछ सोल्जर्स बॉर्डर सिटी गार्ड करें। मेन आर्मी कुयांग की तरफ मार्च करेगी। एज यू कमांड। यांग ड्वानहे ने एक्सेप्ट किया और विड्रॉ कर गया। वांग जियान अकेले मैप के सामने खड़ा था, हाथ पीछे जोड़े, नजर वे सिटी पर फोकस्ड। झाओ फेंग, मैंने बहुत मेहनत की ये कमांड सिक्योर करने के लिए। अगर तुम सिटी होल्ड कर पाए, ये मॉन्यूमेंटल अचीवमेंट होगा, और ग्रेट किंग ने तुम्हें मेन जनरल बनाने का प्रॉमिस ऑलरेडी कर दिया है। लेकिन अगर फेल हुआ तो मैं तुम्हारे साथ कल्पेबल माना जाऊंगा। वांग जियान हमेशा दूसरों के सामने झाओ फेंग में पूरा भरोसा दिखाता था, अंदर ही अंदर उसके डाउट्स थे। 50,000 शार्प वॉरियर्स और 50,000 सरेंडर्ड सोल्जर्स के साथ वे वूजी की पूरी मिलिट्री माइट के सामने सिटी डिफेंड करना वाकई इम्पॉसिबल चैलेंज था। सीन रिटर्न्स टू वे सिटी।
Kill. Kill. Soldiers away. Breaching Way City will bring great merit. Charge. जो भी पीछे हटने की हिम्मत करेगा उसका खातिमा होगा। वे बॉय सेंट्रल फॉर्मेशन के बीच खड़ा था, जोर से चीख रहा था, वे आर्मी को अटैक करने के लिए अर्ज कर रहा था। नीचे सिटी वॉल्स के पास जमीन कॉर्प्सेस से भरी हुई थी। हंड्रेड्स ऑफ स्केलिंग लैडर्स सिटी वॉल से चिपके हुए थे और काउंटलेस वे सोल्जर्स एरोज की हेल के बीच क्लाइंब कर रहे थे। गेट अप देयर फास्टर। पिन आर्मी के एरोज बहुत ज्यादा हैं। ब्रेक द गेट्स। दर्द और एगनी के क्राइज हर कोने से सुनाई दे रहे थे। लैडर्स पर चढ़ने वाले वे सोल्जर्स या तो एरोज से गिर रहे थे या नीचे से मर रहे थे। सिटी गेट्स पे वे आर्मी के सीज हैमर्स फ्यूरियस स्ट्राइक कर रहे थे, लेकिन झाओ फेंग की एक्सटेंसिव प्रेपरेशंस की वजह से गेट्स मोल्टन आयरन से सील्ड थे। बिना डिफेंडर्स के हो सकता है चांस हो, लेकिन टावर से एरोज और फ्लेमिंग ऑयल का कंटिन्यूस बराज गेट्स को इम्पॉसिबल बनाता। फायर! सप्रेस द किन आर्मी! फायर! वे बॉय ने अपना स्वॉर्ड उठाया और चीख के 10,000 वे आर्चर्स को ऑर्डर दिया। इन एक्सचेंज एक्सपोज्ड वे सोल्जर्स का लॉस बहुत ज्यादा था। ब्लड सोक्ड बॉडीज ग्राउंड पे गिर रही थीं। झाओ फेंग के पर्सनल सुपरविजन और फेट ऑफिशियल सील की इनविजिबल पावर से हर किन सोल्जर एनहांस था, फ्रॉम शार्प वॉरियर्स गार्डिंग द टावर्स टू आर्चर्स इनसाइड द सिटी। चाहे वे कैटापल्ट्स या एरो से कोई गिरता, तुरंत दूसरा सोल्जर उसकी जगह ले लेता। सब कुछ परफेक्टली ऑर्गेनाइज था। आज 7वां दिन था वे सीज का। डिफेंडर्स का मोराल झाओ फेंग के कमांड में अनफॉल्टरिंग था, लेकिन बिसीजिंग आर्मी का स्पिरिट फ्लैगिंग। इवन वेटरन वे वुजी खुद लीड कर रहा था। वे सिटी छोटी सी सिटी थी, लेकिन उनके लिए इम्पेनेट्रेबल फोर्ट्रेस लग रही थी। 7 दिन में वे आर्मी ने 10,000 कैजुअल्टीज सफर की। चैप्टर 174 कत्ले आम शुरू। सारे एट्रीब्यूट्स फिर से ब्रेक थ्रू। ऑफ कोर्स ये बात भी सच थी कि वे आर्मी का ऑफेंसिव वाकई भयंकर था। अगर किसी और के हाथ में सिटी की रक्षा होती तो शायद ये सिटी अब तक गिर चुकी होती। सिटी के टावर पे खड़े झाओ फेंग अपनी प्रोफाउंड आयरन बो को पकड़े सिर्फ एक एरो नहीं बल्कि 5-5 एरोज की वॉली वे फोर्सेस पर लूज कर रहा था। हर एरो में इतनी शक्ति थी कि वो आसान से कई वे सोल्जर्स की जान ले सकती थी। ये भी वे व्यूजी की एक स्मार्ट टैक्टिक का नतीजा था। अपने ऑफिसर्स को कंसील कर दिया था। बैटल आर्मर से अब ऑफिसर्स को पहचानना मुश्किल हो गया था। झाओ फेंग ने बस रैंडम फायर किया और वे सोल्जर्स इनडिस्क्रिमिनेटली गिरते गए। किल्ड वे सोल्जर, रिट्रीव 5 स्ट्रेंथ, किल्ड वे सोल्जर, रिट्रीव्ड 5 कॉन्स्टिट्यूशन इत्यादि। स्क्रीन पर एक के बाद एक नोटिफिकेशंस ब्लिंक कर रहे थे। बस थोड़ा और। झाओ फेंग के दिल में एक्साइटमेंट भर गई थी। जल्द ही सारे एट्रीब्यूट्स 3000 के ऊपर चले जाएंगे। पिछले 7 दिन से वी आर्मी का असॉल्ट रिलेंटलेस था और झाओ फेंग ने एक भी बार टावर से नीचे उतरना जरूरी नहीं समझा था। फ्रंट लाइंस पे खड़े रहकर और फेट ऑफिशियल सील के पावर के साथ झाओ फेंग ने हर सोल्जर का रिस्पेक्ट जीत लिया था। उनका जनरल ना तो अपनी जान से चिपकता था, ना ही मौत से डरता था। वो अपने ट्रूप्स के साथ खड़ा था। जैसे बाद में कहा गया था, एक जनरल जो अपनी जान से नहीं चिपकता, उसके सोल्जर्स भी मौत से नहीं डरते। ऐसी आर्मी हमेशा विजयी होती है। झाओ फेंग ने एरोज बार बार लूज किए। वक्त का कोई पता नहीं था। फाइनली एक और सीरीज ऑफ प्रॉम्प्ट्स ब्लिंक हुई। किल्ड वे सोल्जर, रिट्रीव्ड 5 days of lifespan. Killed way soldier, retrieved 5 spirit. Killed way soldier, retrieved 5 strength. Congratulations, host. All attributes have surpassed 3,000. You are rewarded with 1 first order treasure box. पैनल ने अनाउंस किया। सारे एट्रीब्यूट्स जब थ्रेशोल्ड क्रॉस कर गए, एक कंफर्टिंग सेंसेशन पूरे बॉडी में स्प्रेड हो गई। ये ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर का फीलिंग था।
जो सिर्फ जाओ फेंग ही क्लियरली फील कर सकता था। हर मेजर माइलस्टोन पर एट्रीब्यूट्स ब्रेक होने का एक्सपीरियंस एक नए रेल्म में ब्रेक थ्रू जैसे था, लेकिन ये पूरे बीइंग का एलिवेशन था, सिर्फ की रेल्म का नहीं। 7 दिन हो गए होल्ड करते हुए, अब वक्त आ गया है, जाओ फेंग ने सोचा। एरोस की बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वे आर्मी के लिए सफरिंग अनबेरेबल थी। वे बो सेंट्रल कमांड में खड़ा अपने गुस्से और डेस्परेशन के साथ चीख रहा था, चार्ज ऑल ऑफ यू, चार्ज, डू नॉट रिट्रीट अंटिल दिस सिटी इज ब्रीच्ड। लेकिन सबको साफ दिख रहा था कि वे आर्मी का मोराल डेंजरसली लो है। 7 कंसेक्यूटिव डेज का अटैक, लॉसेस डिवेस्टेटिंग। वे सिटी अब घोस्ट गेट की तरह लग रही थी, अंदर जाना मतलब मौत। वे व्यूजी ने ये सीन देखा, ब्राउ टाइट फरोड थे। वो क्लियरली समझ गया कि वे सिटी बहुत मुश्किल से ब्रीच होगी, लेकिन गेटवे होने के नाते बाईपास करना इम्पॉसिबल था। अगर मेन आर्मी सर्कमवेंट भी करे, सप्लाई लाइंस डिस्ट्रॉय हो जाएंगी और एंटायर फोर्स का अनाहिलेशन फाइनल रिजल्ट होगा। योर मैजेस्टी, एक वे जनरल बोला, हम ऐसे नहीं जारी रख सकते। 7 दिन से अटैक कर रहे, लेकिन आर्मी अब तक उनके वॉल्स तक नहीं पहुंची क्लोज कॉम्बैट के लिए। किंग आर्मी का ये यूनिट बहुत फॉर्मिडेबल है। क्या ये सच में किन सोल्जर्स और हान सरेंडर्ड सोल्जर्स से बना है? 7 दिन के बाद सरेंडर्ड सोल्जर्स ने रिवोल्ट नहीं दिखाया। दूसरे वे जनरल ने कंफ्यूज्ड होके ऐड किया, क्या हमारी इंटेलिजेंस गलत हो सकती है? क्या वे सिटी में सरेंडर्ड सोल्जर्स ही नहीं है? क्या सब किन ट्रूप्स हैं? वे व्यूजी का ब्राउ और गहरा हो गया। अपनी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स पर डाउट हुआ। नॉर्मल कंडीशन में सरेंडर्ड सोल्जर्स का आर्मी बनाते ही डिजर्शन और बिट्रेयल होता, लेकिन वे सिटी में सब शांत, जैसे सरेंडर्ड सोल्जर्स ही नहीं हैं। दूर से देखा तो सिटी वॉल्स पर कई सोल्जर्स किंग आर्मर पहने नहीं थे। ये लाइकली हान सरेंडर्ड सोल्जर्स थे। फिर भी वो अपनी जान की परवाह किए बिना डिफेंड कर रहे थे। लगता है किंग ने कोई मेथड यूज़ किया सरेंडर्ड सोल्जर्स को टाइट कंट्रोल में रखने के लिए। और सिटी के पास वास्ट सप्लाई है। 7 दिन से एरोज कंटिन्यूस फायर हो रहे हैं। शायद साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स का वक्त आ गया है और फिर डिसीजन लिया। साउंड द गॉन्ग्स, रिट्रीट। विड्रॉल का कॉल बैटलफील्ड में एको होने लगा। वे आर्मी ऑर्डरली रिट्रीट कर रही थी। सिटी ब्रीच ना कर पाए, लेकिन ये भी सच था कि इलीट सोल्जर्स की ताकत अब भी फॉर्मिडेबल है। द वे आर्मी इज रिट्रीटिंग, जाओ फेंग ने जोर से चीखा। लॉन्ग लिव किन, लॉन्ग लिव किन। सर्वाइविंग सोल्जर्स वॉल पे एक्साइटमेंट से रोर कर रहे थे। उनकी नज़र जाओ फेंग पर थी, जो स्टेडफास्टली सेंटर में खड़ा था। उनकी फेस पर और रिस्पेक्ट था। वेपन्स उठा के सब बोले, द जनरल इज माइटी, द जनरल इज माइटी। ब्रदर्स हु हैव डिफेंडेड द सिटी, आई हैव सीन योर ब्रेवरी विद माई ओन आईज। फिर टर्न करके चीखा, वेयर इज द मिलिट्री जज? मिलिट्री जज क्वाइपू, जो जाओ फेंग के मेन बैटल कंटिंजेंट में था, आगे स्टेप किया। जनरल जाओ, क्वाइपू ने क्लास्प्ड फिस्ट सल्यूट के साथ बोला, I will trouble you, military judge Kwai, to record the names of all soldiers who mounted the city tower to defend it. Every sharp warrior will be officially credited. And for every penal battalion soldier, their slave status shall be revoked. They will become rankless soldiers of king. ये अनाउंसमेंट सुनते ही शार्प वॉरियर्स प्लीज थे, स्माइल के साथ। लेकिन पीनल बटालियन के लिए ये मोमेंट इलेक्ट्रीफाइंग था। द जनरल इज माइटी, द जनरल इज माइटी। पीनल बटालियन के सोल्जर्स टावर पर नील कर गए, फेसेस ग्रैटिट्यूड से भर गए। स्लेव स्टेटस रिवोक होने का मतलब अब वो नॉर्मल सिटीजन बन गए थे, डिग्निटी के साथ जी सकते थे, सोल्जर के राइट्स एंजॉय कर सकते थे, किंग के मेरिट सिस्टम का फायदा उठा सकते थे। डिड यू हियर मी मिलिट्री जज? जाओ फेंग ने फिर पूछा। आई हर्ड, क्वाइपू तुरंत बोला। आई विल हैव समवन कंपाइल द लिस्ट। आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स मिलिट्री जज क्वाई, जाओ फेंग ने क्लास्प्ड फिस्ट बाउ के साथ कहा। इट इज़ माई ड्यूटी जनरल जाओ, नो नीड फॉर थैंक्स। क्वाइपू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तू सुई,
जाओ फेंग ने बुलाया। योर जनरल इज हियर। टेल द कुकिंग स्क्वाड टू प्रिपेयर फूड क्विकली एंड ब्रिंग इट टू द सिटी वॉल। लेट ऑल सोल्जर्स रेस्ट। वे आर्मी के टैक्टिक्स कुछ खास नहीं है। जब तक हम सिटी टावर होल्ड कर रहे हैं कुछ नहीं कर सकते। टेल द मैन नॉट टू वरी। आई ओबे जनरल। तु सुई ने ऑर्डर एक्सेप्ट किया और चले गए। बाद में जाओ फेंग एक जगह बैठ गया, रैम्पार्ट्स के अगेंस्ट लीन करके, जैसे कॉमन सोल्जर हो। ये जेस्चर नेचुरली ट्रूप्स को इंस्पायर कर गया। एक जनरल जो उनके दुख सुख शेयर करे उनको स्ट्रॉन्गर सेंस ऑफ बिलोंगिंग देता है। ज़ैंगमिन, जाओ फेंग ने बेकन किया। ज़ैंगमिन तुरंत आया। माय लॉर्ड, टेल ज़ैंग हान दैट वी एक्ट लेट टुनाइट। आई विल लीड द ट्रूप्स पर्सनली। जाओ फेंग ने लो वॉइस में कहा। यस माय लॉर्ड। ज़ैंग ने तुरंत समझ लिया। जाओ फेंग ने वे आर्मी के मोबिलाइज होने से पहले ही अपने प्लान्स रेडी कर लिए थे। डिफेंडिंग द सिटी कभी भी उसका अल्टीमेट गोल नहीं था। जब मौका हाथ आया, झाओ फेंग कैसे उसे छोड़ देता। वे वूजी की बड़ी आर्मी को टोटली डिस्ट्रॉय करना अपनी जगह एक बड़ा काम था, लेकिन वे से झाओ स्टेट का रास्ता खोलना और अपनी फोर्सेस को मार्च करवाना और भी बड़ा अचीवमेंट होता। हिस्ट्री का पैटर्न क्लियर था। किन का गोल झाओ स्टेट को अनाहिलेट करना था। हो सकता है ये प्रोसेस लंबा हो, लेकिन झाओ का गिरना इनएविटेबल था। अगर झाओ फेंग ये कर ले तो उसकी आर्मी एक सरप्राइज कंटिंजेंट बन जाएगी और झाओ स्टेट कंप्लीटली कॉट ऑफ गार्ड हो जाएगा। रात का वक्त था और वे सिटी ग्रेजुअली साइलेंट हो गए। सारे वुंडेड सोल्जर्स को वुंडेड सोल्जर कैंप भेजा जा चुका था ट्रीटमेंट के लिए। सिटी वॉल पे ड्यूटी पर जो सोल्जर्स थे उनको दूसरे वनजियांग कैंप के सोल्जर्स ने रिलीव कर दिया था। 7 कंसेक्यूटिव डेज के डिफेंस के बाद हर यूनिट रोटेट हो चुकी थी, बस चैन ताओ और झाओ तुओ के वनजियांग कैंप्स छोड़ के। झाओ फेंग का नेचर था आई फॉर एन आई। जो भी उसके खिलाफ चैलेंज करे वो उनकी विश पूरी कर देता। अंडर हिज कमांड उनको कोई मेरिट नहीं मिलेगी। अगर वो प्रमोट भी हों उनका स्टेटस बनजियांग ही रहेगा जब तक वो अपने कमांड से ट्रांसफ़र नहीं हो जाते। झाओ फेंग ने फर्स्ट ऑर्डर ट्रेजर चेस्ट खोला जो उसको एट्रीब्यूट्स 3000 ब्रेक होने के रिवॉर्ड के तौर पर मिला था। obtained 10 bottles of hemostasis powder, पैनल ने प्रॉम्प्ट किया। हानशी ने हेमोस्टेसिस पाउडर डेवलप किया या नहीं, झाओ फेंग सोचा पाउडर को देखते हुए। हेमोस्टेसिस पाउडर का इफेक्ट मिराक्युलस था। एक्सटर्नल इंजरीज का इंस्टेंट हीमोस्टेसिस, मिलिट्री कैंपेन्स के लिए इसेंशियल। झाओ फेंग ने पहले फॉर्मूला हानशी को दिया था और कहा था सीक्रेटली फिजिशियंस रिक्रूट करें प्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन अब तक कोई रिजल्ट नहीं था। क्लियरली ये फॉर्मूला बोन टेम्परिंग पाउडर से भी ज़्यादा मुश्किल था। सोचते सोचते झाओ फेंग ने सिटी वॉल्स के बाहर नज़र डाली। एनिमीज, उसने अनाउंस किया। सोल्जर्स जो स्लीप का बहाना कर रहे थे स्टर हुए और तुरंत अपने बोझ पकड़ लिए। मूनलाइट में डार्क फिगर्स धीरे धीरे वे सिटी के पास अप्रोच कर रहे थे। जनरल, लगता है ज़्यादा सोल्जर्स नहीं हैं, वेक वन ड्यूटी पर सरप्राइज बोला। क्या ये स्नीक अटैक कर रहे हैं? झाओ फेंग ने धीरे से स्टैंड किया, गेज फिक्स्ड। उसने हाथ हिलाया, आर्चर्स। तुरंत सोल्जर्स वॉल पे बोझ ड्रॉ किए और खड़े हो गए। Let them get closer. Once in range, shower them with arrows. झाओ फेंग ने कोल्ड टोन में ऑर्डर किया। इवन अगर ये सिर्फ प्रोब भी हो, झाओ फेंग ने डिसाइड कर लिया था रिटर्न अलाइव नहीं करेंगे। एनिमी के लिए मर्सी, खुद के लिए क्रूएल्टी है। रात के कवर में 1000+ वे आर्मी आर्चर्स अप्रोच करते हुए स्प्रेड आउट थे। जैसे ही वो किन एरोस के रेंज में आए, झाओ फेंग ने कोल्डली शाउट किया, किल। सिटी वॉल से एरोस की हेल बरस गई। आह आह, पुश फॉरवर्ड, फायर। स्क्रीम्स सिटी के बाहर एको कर रहे थे, लेकिन रिलेंटलेस एरोस के बावजूद अटैकर्स अभी भी वे सिटी की तरफ चार्ज कर रहे थे। जब क्लोजर आए, उन्होंने अपनी एरोस भी लूज की, वॉली आफ्टर वॉली सिटी पे। थोड़ी देर बाद ऑफिसर लीडिंग वे आर्मी ने शाउट किया, रिट्रीट, और वो क्विकली विड्रॉ हो गए। सिटी वॉल पे कई सोल्जर्स एरोस से स्ट्राइक हुए, लेकिन कोई पेन फील नहीं हुआ और वूंड्स भी नहीं। हैं, वे आर्मी पागल हो गई है क्या? ये एरोज में हेड्स ही नहीं है, एक सोल्जर बोला। नहीं, ऐसा नहीं है, दूसरे ने जवाब दिया। शाफ्ट्स पे सिल्क फैब्रिक की स्ट्रिप्स टाइड है।
फैब्रिक पे कैरेक्टर्स हैं, लेकिन ये स्क्रिप्ट क्या है, एक वर्ड नहीं समझा। लगता है पुराना स्क्रिप्ट है, पर समझ नहीं आया। सिटी वॉल पर बज़ ऑफ डिस्कशन शुरू हो गया। उस वक्त झाओफेंग वेकवान झाओफेंग के पास आया, एरो हाथ में। जनरल, उसने सिल्क फैब्रिक को शाफ्ट से रिमूव करते हुए बोला, वे आर्मी स्नीक अटैक नहीं कर रही, ये डिलिबरेटली सिल्क फैब्रिक सिटी में डिलीवर करने के लिए एरोज यूज कर रही थी। रिस्पेक्ट के साथ फैब्रिक झाओफेंग को दिया। झाओफेंग ने लिया, अनफोल्ड किया और बर्स्ट आउट लाफिंग हुआ। वे वूजी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, उसने अम्यूजमेंट के साथ रिमार्क किया। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कर रहा है। सरेंडर लेटर है क्या? वेकवन क्लोजर आया, लेकिन एक भी वर्ड नहीं समझा सिल्क पे। जमीन पर ट्रूली लिटरेट लोग कम ही थे। पूरी किनलांतियन कैंप 3 लाख मैन ओनली 3000 रीड कर सकते हैं। ये लिटरेसी का लिमिटेशन दिखाता है। इस एरा में लिटरेसी का मतलब था ऑफिशियल बनने का चांस। लो लेवल स्क्राइब ही कॉमन मैन से बेटर था। ये नॉलेज एरिस्टोक्रेटिक और स्कॉलर ऑफिशियल क्लान्स के पास होता है, कॉमन फोक रेयरली। ये हान स्क्रिप्ट में है, झाओफेंग ने फेंट स्माइल के साथ एक्सप्लेन किया। कुछ भी नहीं, सिर्फ हान सरेंडर्ड सोल्जर्स को पर्सुएट करना कि वो किन को डिफेंड ना करें। वे आर्मी क्लेम कर रही है कि वो उनकी हेल्प के लिए आए हैं, उनका स्टेट रिस्टोर करने के लिए। हान स्क्रिप्ट होने के बावजूद ऑल स्टेट्स का राइटिंग रूट सेम था, झाओफेंग समझ गया। झाओफेंग को वे वूजी के साइकोलॉजिकल प्लॉय से कोई फर्क नहीं पड़ा। पेनल बटालियन रीऑर्गेनाइज होने के बाद ये ट्रिक उन पे काम नहीं करती। रीऑर्गेनाइज सरेंडर्ड सोल्जर्स फूल्स नहीं थे। झाओफेंग ने उन्हें फ्यूचर दिया था। बिट्रेयल का मतलब सिर्फ उनकी डेथ नहीं, पूरी फैमिली और क्लैन का इम्प्लिकेशन और एक्सटर्मिनेशन था। जैसे झाओफेंग एक्सपेक्ट कर रहे थे, वॉइसेस फॉर्मर हान सोल्जर्स से उठी। स्टॉप लुकिंग एट दैट स्टफ, ये सिर्फ एनिमी प्रोपेगेंडा है। अगर रीड नहीं कर सकते अच्छा है, अगर कर सकते हैं इग्नोर करो। एनिमी का एक भी वर्ड मत मानो। एक ऑफिसर ने शाउट किया, गैदर ऑल दिस फैब्रिक एंड मुझे दो, मैं जनरल के पास लेकर जाऊंगा। चैप्टर 176 यिंग ज़ैंग का कंसर्न। पेनल बटालियन का एक सोल्जर खड़ा हुआ और जोर से चिल्लाया। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, पेनल बटालियन और शार्प वॉरियर्स दोनों ने उन स्ट्रिप्स ऑफ फैब्रिक जो उन्होंने ग्राउंड से उठाए थे उसके हाथ में दे दिए। बंडल कलेक्ट करते ही सोल्जर झाओफेंग के पास चला। जनरल, उसने रिस्पेक्टफुली बोला, ये एनिमी के सडिशियस वर्ड से भरे स्ट्रिप्स हैं। मैंने इनको कलेक्ट किया है ताकि आपको रिपोर्ट कर सकूं। झाओफेंग के चेहरे पर हल्का सा स्माइल आया। ये लड़का डेफिनेटली शार्प आइड है। राइज, झाओफेंग ने हाथ हिलाते हुए कहा। थैंक यू जनरल, सोल्जर तुरंत बोला। तुम रीड कर सकते हो? झाओफेंग ने स्माइल के साथ पूछा। थोड़े बहुत कैरेक्टर्स आते हैं, सोल्जर ने ऑनेस्टली जवाब दिया। तुम्हारा नाम क्या है? और हान आर्मी में तुम्हारा पोजीशन क्या था? झाओफेंग ने आगे पूछा। रिपोर्टिंग टू जनरल, मैं हान चेन्यान हूँ, सोल्जर ने रेवरेंस के साथ जवाब दिया। हान चेन्यान? झाओफेंग ने सोल्जर को देखा। नाम थोड़ा फेमिलियर लगा। मुझे हिस्ट्री पता है। अगर ये नाम फेमिलियर लग रहा है तो कहीं रिकॉर्ड हुआ होगा, वरना मुझे कैसे पता होता? तुम हान रॉयल फैमिली से हो? झाओफेंग ने हल्का स्माइल के साथ पूछा। कभी था, लेकिन मेरे फादर के एक्शंस की वजह से मुझे स्टेटस से रिमूव करके कॉमनर बना दिया गया था कई साल पहले, हान चेन्यान ने रिस्पेक्टफुली जवाब दिया। झाओफेंग के सामने वो झूठ नहीं बोल सकता था। हान चेन्यान, नॉट बैड। मैं याद रखूंगा तुम्हें। तुम अपनी स्लेव स्टेटस से फ्री हो गए ना? झाओफेंग ने फेंट स्माइल के साथ पूछा, हान चेन्यान को ऑब्जर्व करते हुए। हान चेन्यान लगभग 30 साल का लग रहा था। फीचर्स नॉर्मल, लेकिन फिजिक स्ट्रॉन्ग और रोबस्ट। जनरल की ग्रेस से मैं अब स्लेव नहीं हूँ, हान चेन्यान ने ग्रैटिट्यूड के साथ कहा। क्या तुम पिन का ट्रू शार्प वॉरियर बनना चाहते हो? झाओफेंग ने टेंटेटिवली पूछा। हाँ। हान चेन्यान ने एक भी मोमेंट हेजिटेट नहीं किया, आंखों में फर्म रिजॉल्व था। मैं तुम्हें चांस दूंगा, झाओफेंग ने स्माइल के साथ कहा और हान चेन्यान के शोल्डर पे पैट किया। फिर उसने मीनिंगफुल ग्लांस ज़ांग मिंग की तरफ किया, जो न्याबाई खड़ा था। ब्रदर, प्लीज कम विद मी, ज़ांग मिंग ने स्माइल के साथ कहा। थैंक यू जनरल। हान चेन्यान का एक्साइटमेंट लिमिट से बाहर था। उसने सोचा भी नहीं था कि बस कुछ स्ट्रिप्स कलेक्ट करने से इतना रिवॉर्ड और जनरल का इस्टीम मिल सकता है।
सिटी वॉल पर खड़े सोल्जर्स छुपाया हुआ एनवी नहीं छुपा पाए। एक एक्शन में हान चैन्यान ने काउंटलेस लोगों को पीछे छोड़ दिया। झाओ फेंग ने क्लियरली उसकी परफॉर्मेंस नोटिस की। हर एरा में कई लोगों के पास अपॉर्चुनिटी नहीं होती और अब झाओ फेंग ने हान चैन्यान को एक गोल्डन चांस दिया। थोड़ी देर बाद द वी आर्मी कैंप, योर मैजेस्टी, सरेंडर नोटिस सिटी में शूट किए गए हैं, बस हमें ये नहीं पता कि इसका इफ़ेक्ट क्या होगा। इफ़ेक्ट कल की बैटल में क्लियर हो जाएगा, वी वुजी ने ग्रेवली बोला। ये सबसे बड़ा मौका था जो वो सीज कर सकते थे। अगर सिटी का गैरिसन सच में रीऑर्गेनाइज्ड हान सरेंडर्ड सोल्जर से बना है तो सरेंडर नोटिस हेवी ब्लो के जैसे लगेंगे और केओस इनएविटेबल होगा। लेकिन दूसरे जनरल ने सॉम्बर टोन में शुरू किया, झाओ फेंग काफ़ी फॉर्मिडेबल है। ये वी सिटी कोई बड़ी फोर्ट्रेस नहीं है, फिर भी 7 कंसेक्यूटिव डेज तक हमारी आर्मी के फेरोशियस अटैक्स को विथस्टैंड कर रही है। कोई वीकनेसेस नहीं। सोचो, हमारी माइटी आर्मी को एक छोटी सिटी ने रोका है। ये सुनकर वी बॉ का एक्सप्रेशन सार हो गया। वी सिटी पहुंचने पर उसने बोस्ट किया था कि 5 डेज में सिटी ब्रीच कर लेंगे और कल 7th डे हो जाएगा। योर मैजेस्टी, वी बॉ खड़ा हुआ। ये जनरल रिक्वेस्ट करता है कि वी वू ट्रूप्स डिप्लॉय करने की परमिशन मिले। सारे वी जनरल्स उसकी तरफ देखने लगे। वी वू ट्रूप्स, ये वी स्टेट की स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी थी। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड सोल्जर्स में से सिलेक्ट किए, हर एक अ पावरफुल वॉरियर, फाइन आर्मर, एक हाथ में शील्ड और दूसरे में गे हेलबर्ट, कॉम्बैट प्रोविस पियरलेस और नाम लैंड्स में रिनाउंड। वी वू ट्रूप्स को वी के फॉर्मर वॉर जनरल ऊ ची ने बनाया था। उनके फाउंडिंग के बाद ये अनडिफीटेड रिकॉर्ड मेंटेन करते आए हैं। नियरली पिन को भी नीज पर ला दिया। ऊची मर चुका था पर उनका ट्रेनिंग मेथड अभी भी एग्जिस्ट करता है। वी वू ट्रूप्स अभी भी वी के फाइनल गार्डियंस के रूप में जाने जाते हैं। इस वॉर फॉर नेशंस फेट में नेचुरली वी वूजी ने वी वू ट्रूप्स लाई, लेकिन उनको रेयर में कंसील किया ताकि ट्रू स्ट्रेंथ क्रिटिकल मोमेंट में यूज कर सकें। कल पहले चेक करेंगे कि साइकोलॉजिकल टैक्टिक इफेक्टिव है या नहीं। अगर नहीं, तब वी वू ट्रूप्स डिप्लॉय करेंगे, वी वूजी ने लाउड डिक्लेयर किया। जब वी वू ट्रूप्स मार्च करेंगे, मैं पर्सनली लीड करना चाहूंगा, वी बॉ ने फिर बोला। वी बॉ, तुम कमांडिंग जनरल का वे समझते हो? कमांड का वे है प्रायोरिटाइज कमांड एंड डायरेक्शन, वी बॉ ने तुरंत बोला। अगर समझ है तो फिर ये रैश वर्ड्स क्यों? लॉसेस हुए हैं पर तुम्हें पर्सनली लीड करना अभी जरूरी नहीं है, वी वूजी ने कोल्डली रिब्यूक किया। लेकिन वी बॉ अभी भी कंसीड नहीं करना चाहता था। वो प्रूव करना चाहता था कि वो झाओ फेंग की इक्वल है और सबसे इम्पॉर्टेंट, वी को प्रोटेक्ट कर सकता है। वी बॉ, वी वूजी ने ग्रेवली टोन में कहा और हल्का सॉफन हुआ। तुम सिर्फ डेप्यूटी जनरल नहीं, तुम मेरे नेफ्यू और ग्रेट किंग के यंगर ब्रदर हो। अपने स्टेटस को समझना जरूरी है। उसके बाद कुछ और नहीं बोला। फिर नेक्स्ट डे, व्हेन द फर्स्ट लाइट ऑफ डॉन ब्रोक। चैप्टर 177 वे जी का कंसर्न पार्ट 3। वू वू वू। शहनाइयों की गूंज पूरे वे सिटी में गूंज रही थी। सिटी के सामने लाखों लाशें बिखरी हुई थी, अब तक ना उतारी गई थी, और बैटलफील्ड में एरोज और सीज इंजन्स के टुकड़े इधर उधर पड़े थे। पर वे आर्मी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वे वूजी के लिए बस इतना काफी था कि अगर वो वे सिटी ब्रीच कर ले तभी उसके सोल्जर्स को प्रॉपर बरियल मिलेगी। और खैर, विंटर का मौसम था, गरम नहीं, वरना पिछले 7 दिनों की लाशों की बदबू पूरे शहर को घेर सकती थी। मैन ऑफ वे वूजी का वॉइस बूमिंग था। आज 8वां दिन है। वैनगार्ड आर्मी, मेरे कमांड पे अटैक। जो पहला सिटी वॉल्स ब्रीच करेगा उसे 4 रैंक प्रमोशन और 10,000 गोल्ड मिलेगा। मेरे लिए किल। एक जोर के रोर के साथ वे वूजी ने फिर से अपनी सोर्ड वे सिटी की तरफ पॉइंट की। सीज इंजन्स पुश करते हुए वे आर्मी ऑर्डरली एडवांस कर रही थी। शील्ड बेरर्स फ्रंट में, आर्चर्स बिहाइंड और वैनगार्ड आर्मी प्रेशर डाल रही थी।
ये 8वां दिन था केओटिक बैटल का। वे आर्मी ने 30,000 से ज्यादा कैजुअल्टी सफ़र किए। ये सिर्फ इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि वे वूजी एक अडेप्ट कमांडर था। अगर कोई जैसे वे भो होता जो रिट्रीट का टाइम नहीं जानता, कैजुअल्टीज 50,000 से ऊपर हो सकती थी। सिटी वॉल्स पर टू सुई और वेक वन शोल्डर टू शोल्डर खड़े थे। जाओ फेंग के पर्सनल गार्ड्स भी प्रेजेंट थे। जाओ फेंग के कुछ ट्रस्टेड जनरल्स के अलावा किसी को नहीं पता था कि वो अब सिटी में नहीं था। लॉर्ड कमांडर ने कहा, जांग मिंग ने टू सुई के पास जाके बैम्बू स्लिप्स दिखाते हुए कहा, वे सिटी कभी फॉल नहीं होनी चाहिए, नहीं तो उनके प्लान्स फेल हो जाएंगी। जनरल टू, ये स्लिप खुद उन्होंने लिखी है। टू सुई ने तुरंत स्लिप ली और पढ़ने लगा, मैं सिटी छोड़ चुका हूँ, सारे मिलिट्री अफेयर्स टू सुई के अंडर होंगे। इंपीरियल गार्ड कैप्टन जांग मिंग रॉयल एडिक्ट कैरी करेगा। जो भी जनरल टू के ऑर्डर्स इग्नोर करेगा उसे मार दिया जाएगा। ये सबऑर्डिनेट समझ गया। टू सुई ने ग्रेवली नॉड किया। वो एडवांसिंग वे फोर्सेस को देख रहा था। जैसे ही वो फायरिंग रेंज में आए, शिंग शार्प ब्लेड ड्रॉ हुआ उसके वेस्ट से। ऑल सोल्जर्स हीड माई कमांड, किल, टू सुई ने शाउट किया। सिटी वॉल से तुरंत 10,000 एरोज का वॉली निकला। कैटापोल्ट से स्टोन्स उड़ रहे थे और क्रैश हो रहे थे। बैटल फिर से शुरू हो गई। असॉल्टिंग वे फोर्सेस फिर से सीज की हार्डशिप्स में फंस गए। वे वूजी ने फ्रंट लाइन्स पर नजर डाली, आंखों में एंटिसिपेशन का फ्लिकर। कल के मुकाबले पिन का काउंटर अटैक आज वीक लग रहा है, उसने स्लोली कहा, और टेंस ब्राउ फाइनली स्माइल में रिलैक्स हो गया। योर मैजेस्टी की साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजी काफी इफेक्टिव लग रही है, एक वे जनरल एक्साइटेडली बोला। हान सरेंडर्ड सोल्जर्स अब हमारी आर्मी के साथ फाइट नहीं करना चाहेंगे। मेरे कमांड पे, वे वूजी ने डिक्लेयर किया, आज ही सिटी कैप्चर करेंगे, एक ही स्ट्रोक में। मीनवाइल 50 ली ईस्ट ऑफ वे रिवर वाटर का फ्लो एक्स्ट्रॉर्डनरी फास्ट था। नॉर्मल बोट्स यहाँ नेविगेट नहीं कर सकती थी। नॉर्थ में वे स्टेट का टेरिटरी था। वे वूजी एक्सेप्शनली कॉशियस था। आर्मी कैंपेन पे निकलते ही उसने मल्टीपल डिफेंसेस पिन के बॉर्डर के अलोंग अरेंज किए थे ताकि सरप्राइज अटैक्स प्रिवेंट कर सके। पेट्रोल्स भी लगाए थे रिवर के अलोंग ताकि पिन फोर्सेस को मिड स्ट्रीम में इंटरसेप्ट किया जा सके। पर इस पर्टिकुलर क्रॉसिंग के डेंजरस नेचर की वजह से वे डिफेंसेस वीक थी। पेट्रोल्स थे पर नंबर्स इनसिग्निफिकेंट। बस कुछ ली दूर एक पिन आर्मी कंटिंजेंट कैंप में था, ड्राई रैशंस पे सर्वाइव कर रहा था। एक रात की फोर्स्ड मार्च के बाद डॉन तक ये वहां पहुंच गया था। जनरल, पिन आर्मी स्काउट ने रिपोर्ट किया जाओ फेंग के पास आते हुए, मैं अभी रिकॉनेसेंस से वापस आया हूँ। दूसरी तरफ बस कुछ वे सोल्जर्स पेट्रोल कर रहे हैं। लगभग 100 मैन का स्मॉल कैंप लगता है। होंगजे क्रॉसिंग का करंट काफी ट्रेचरस है। जाओ फेंग ने एडमायरेशन के साथ रिमार्क किया। जब ये फेरी यूज होती थी काउंटलेस लोग ड्राउन हो गए थे, इसलिए इसे अबैंडन कर दिया। पर वे वूजी काफी कॉशियस है, ट्रूप स्टेशन करके रखे डेंजरस क्रॉसिंग पे। जनरल, जांग हान ने रिस्पेक्टफुली पूछा, कब क्रॉस करना है? सोल्जर्स को हाफ डे रेस्ट दे दो, टाइम सही हुआ फिर हम रिवर क्रॉस करेंगे और वे पे अटैक करेंगे। जनरल, कौन सा टाइम है वो? जांग हान ने पजल्ड पूछा। टाइम आएगा तो पता चलेगा, जाओ फेंग ने क्रिप्टिक स्माइल के साथ रिप्लाई किया और गेज होंगजे क्रॉसिंग पे एंटिसिपेट करते हुए रखी। थर्सडे, शेनयांग मॉर्निंग डिस्कशन हॉल। ग्रेट किंग यू लियाओ ने लाउडली अनाउंस करते हुए मिलिट्री रिपोर्ट दिखाया। सीनियर जनरल से डिस्पैच आया है। लैंटियन कैंप की 2 लाख आर्मी जाओ टेरिटरी ब्रीच कर चुकी है। 6 जाओ सिटीज कैप्चर हो गई हैं और अब सीनियर जनरल पर्सनली क्यूयांग अटैक कर रहा है, एक की जाओ टाउन। सिटी डिफेंड कर रहा है जाओ का सीनियर जनरल लियानपो। बैटल फॉर क्यूयांग डिफिकल्ट हो सकती है। अंडरस्टूड, इंगिक ज़ेंग ने नॉड किया कंपोज्ड एक्सप्रेशन के साथ। वो यू लियाओ की तरफ टर्न हुए। वे हमेशा पिन को मॉनिटर करता है। अब हमारी आर्मीज डिप्लॉयड है तो वे ने श्योरली युंगचुआन पे मूव किया होगा, सही? रिपोर्टिंग टू ग्रेट किंग यू लियाओ ने तुरंत रिप्लाई किया। वे वूजी अपनी फोर्सेस के साथ पिन की अगेंस्ट है कई दिनों से, और वे के मोबिलाइजेशन के बाद हिडन हान नोबिलिटी यिंगचुआन काउंटी में अपनी प्राइवेट आर्मीज कलेक्ट करके रिबेल कर रहे हैं। कियोस हो रहा है। जनरल ली तेंग अपनी शार्प वॉरियर्स के साथ सप्रेस कर रहा है। क्या जाओ फेंग ने रेनफोर्समेंट्स रिक्वेस्ट किए?
इंगिक ज़ेंग ने कंसर्न से पूछा। इस कैंपेन में जाओ को अनाहिलेट करना मेटिकुलसली प्लान था, पर इंगिक ज़ेंग का एक ही कंसर्न था, वे सिटी। अभी तक जनरल जाओ फेंग से कोई रिक्वेस्ट नहीं आई है। यू लियाओ ने तुरंत रिप्लाई किया। शायद वो अभी तक अपना ग्राउंड कॉन्फिडेंटली होल्ड कर रहा है। अच्छा है, इंगिक ज़ेंग ने फाइनली नोट किया, रिलीव्ड। पर कंफर्म करने के लिए इंगिक ज़ेंग ने ऐड किया, पिन ने काफ़ी ट्रूप्स कमिट किए हैं जाओ के अगेंस्ट। सबसे ज़्यादा कंसर्न यिंगचुआन काउंटी है। वे हुजी का असॉल्ट फिरोशियस है और वो बिना कोई डिसाइसिव रिजल्ट अचीव किए रिट्रीट नहीं करेगा। चैप्टर 178 यिंग ज़ेंग का कंसर्न पार्ट 4। यू लियाओ यिंगचुआन को क्लोजली मॉनिटर करना। अगर डिफेंसिव फेलियर्स हुई, चाहे रात हो या दिन, तुरंत मुझे इन्फॉर्म करना। यू लियाओ ने तुरंत सल्यूट किया। रेस्ट अश्योर्ड योर मैजेस्टी, मैंने ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं। योर मैजेस्टी, एक रिपोर्ट है। ली सी आगे बढ़ा और अनाउंस किया, सिर्फ 50,000 शार्प वॉरियर्स और 50,000 सरेंडर ट्रूप्स वी सिटी डिफेंड कर रहे हैं अगेंस्ट वई वूजी के सेवरल 100,000 आर्मी। यिंगचुआन कभी भी कोलैप्स कर सकता है। मेरा मानना है सीनियर जनरल हुआन यी को तुरंत ट्रूप्स मोबिलाइज करने भेजना चाहिए। टिंगवी को ग्रेन का कॉस्ट नहीं पता क्योंकि वो ग्रैनरीज मैनेज नहीं करता। वान ने तुरंत स्टैंड अप करके रिफ्यूट किया। इस वक्त टिन ने 2 लार्ज कैंप्स मोबिलाइज किए हैं। सप्लाई, ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स आर्मी को मिला के मैन पावर 6 लाख से ज़्यादा है। ये आर्मी के डेली कंजम्पशन का हिसाब लगाना मुश्किल है और ये सब टिन के नेशनल पावर को ड्रेन कर रहा है। अगर हम एक और फ्रंट खोलेंगे, 2 लाख ट्रूप्स और भेजेंगे और एक्स्ट्रा सप्लाईज ट्रांसपोर्ट करेंगे, क्या तिंगवी सच में समझता है किन का नेशनल पावर इसको सस्टेन कर सकता है? अगर यिंगचुआन गिरता है तो किन की बैटल लाइन कोलैप्स हो जाएगी। ली सी ने कोल्डली रिप्लाई किया। अगर यिंगचुआन गिरता है तो जाओ फेंग ही पक्का रिस्पॉन्सिबल है, वान ने काउंटर किया, टोन में कोई वार्मथ। लॉन्ग अगो ग्रेट किंग ने वी सिटी को एम्पल सप्लाईज और सफिशिएंट फोर्सेस एलोकेट किए थे। 1 लाख ट्रूप्स एक सिटी डिफेंड करने के लिए काफ़ी हैं। मैं सेकंड करता हूँ। चुन्यू युए आगे बढ़ा और अग्री किया। ग्रेट किंग ने इतने ट्रूप्स जाओ फेंग को दिया, अगर वो सिटी होल्ड नहीं कर पाया तो ये उसकी ड्यूटी में डेरेलिक्शन है। उसने कभी नहीं भूला था जब जाओ फेंग ने उसके फॉरमोस्ट डिसाइबल को हराया था। अगर जाओ फेंग इस बार सिटी होल्ड नहीं कर पाया तो मैं मेमोरियल सबमिट करूंगा, पूरा डिनाउंसिंग के साथ। ग्रांड ट्यूटर चुन्यू युए, आपके वर्ड्स थोड़े हार्श नहीं है? हान फे ने अब स्टैंड अप किया और अपनी वॉइस रेज की। जनरल जाओ फेंग ने पहले ही वी सिटी डिफेंड करके मेरिटोरियस सर्विस दी है। और क्या आपने नहीं सुना वई वूजी कैसा है? उसकी कमांड स्किल लियनपो के बराबर है और इस बार वो सेवरल 100,000 सोल्जर्स के साथ अटैक कर रहा है। नए जनरल्स जैसे जाओ फेंग नहीं, वेटरन्स वांग जियन और मंग वू भी स्ट्रगल करेंगे। योर मैजेस्टी, मेरा सजेशन है डेडलाइन सेट कर दें जाओ फेंग के लिए। जब तक वो सिटी डिफेंड करे, हम उसकी ड्यूटी फुलफिल्ड मानेंगे। हान फेई ने जाओ फेंग के लिए डिफेंड करते देख चुन्यू युए के ब्राउज फरो हुए, पर उसके पास अपोज करने का रीजन नहीं था। शायद ये हान फेई की स्ट्रेंथ थी। उसके वर्ड्स रैशनल और वेल फाउंडेड थे, रिबटल का स्कोप नहीं। वी सिटी को दिए गए प्रोविजंस कितने महीने के लिए काफ़ी है? यिंग ज़ेंग ने पूछा। योर मैजेस्टी, ये 1 लाख ट्रूप्स के लिए 3 मंथ्स के लिए काफ़ी है, वान ने तुरंत रिप्लाई किया। मैं जाओ फेंग को 3 मंथ्स दूंगा, यिंग ज़ेंग ने अथॉरिटेटिवली डिक्लेयर किया। अगर वो 3 मंथ्स तक वी सिटी होल्ड करे बिना लॉस के, मैं उसकी मेरिट एक्नॉलेज करूंगा। सिमिलरली ली टेंग को 3 मंथ्स दूंगा यिंगचुआन काउंटी के रिबेल्स को सप्रेस करने के लिए। उसके बाद वो सारे शार्प वॉरियर्स के साथ वी सिटी रीइंफोर्स करेगा और इंश्योर करेगा कि यिंगचुआन ना गिरे। ग्रेट किंग का विजन ब्रिलियंट है। ली सी और हान फेई ने एक दूसरे को ग्लांस दिया और लाउडली सपोर्ट किया।
वान और चुनियो युए के पास अपोज करने का मौका नहीं रहा। यिंग चुआन के रिबेल्स को क्विकली पैसिफाई करके फिर वी सिटी रीइंफोर्स करना बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन था। क्या जाओ स्टेट ने अपनी फोर्सेस यान से विथड्रॉ की? यिंग ज़ेंग ने हल्की स्माइल के साथ पूछा। अब सिचुएशन के हिसाब से यिंग ज़ेंग चाहता था जाओ यान स्टबन रहे और यान पे अटैक कंटिन्यू करे। अगर ट्रूप्स वापस आईं तो किन के लिए डिसएडवांटेज होगा? योर मैजेस्टी, यू लियाओ ने स्माइल के साथ रिप्लाई किया। जाओ स्टेट ने अभी तक यान स्टेट से ट्रूप्स विथड्रॉ नहीं की। अटैक कंटिन्यू है। यान आर्मी अभी भी पूरी ताकत से रेजिस्ट कर रही है। अच्छा, यिंग ज़ेंग ने स्माइल के साथ नोट किया। जाओ स्टेट के मूवमेंट्स पर नजर रखो। आई ओबे द डिक्री। यू लियाओ ने तुरंत कमांड एक्सेप्ट की। कोर्ट सेशन कुछ देर तक चला। डिसमिस होने के बाद हान फेस स्लोली ग्रेट हॉल से बाहर निकला। ली सी ने हेजिटेट किया, फिर क्विकली उसके पीछे भागा। ब्रदर हान, 1 मिनट रुकना, ली सी ने कॉल किया। हान फेई ने ली सी की आवाज सुन के इनवर्डली स्नियर किया। प्रिजन के इवेंट्स के बाद उसने आउटवर्ड बिहेवियर चेंज नहीं दिखाया, पर दिल में विजिलेंस भर गया था। अगर जाओ फेंग ने वार्निंग ना दी होती तो लीसी का विजिट उसके लिए डूम का दिन होता। क्या है ब्रदरली? हान फेई ने कामली पूछा। टोन अब थोड़ा कोल्ड था। आज चुनियो युए को सप्रेस करना एक्सीलेंट था। ये भी दिखाता है ग्रेट किंग का हाई रिगार्ड आपके लिए, ब्रदर हान। ग्रेट किंग एक टैलेंटेड स्ट्रैटेजिस्ट है। वो नेचुरली सिचुएशन देख सकता है। मैं बस अकॉर्डिंगली एक्ट किया। अब मैं शाओफू में सर्व करता हूँ, ड्यूटीज बिजी हैं। मेरा लीव यहीं से, ब्रदरली। उसने कप फिस्ट किया, टर्न किया और वॉक कर गया। हान फेई का रिट्रीटिंग बैक देख के ली सी ने कोल्डनेस और डिस्टेंस फील किया। उसका एक्सप्रेशन और भी कोल्ड हो गया। हिन चुंगान, elite troops to prepare for orders. यिंग चुआन में ली टेंग का एक्शन। हिन शिनजिंग। जनरल ली, सुनतिंग ने रिस्पेक्टफुली रिपोर्ट किया। यिंग चुआन के वेरियस पार्ट्स में कियोस है, जैसे आपने इंस्ट्रक्शंस दिए थे जनरल। मैंने 50,000 ट्रूप्स को 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया है रिबेल्स को सप्रेस करने के लिए। अभी का स्टेट देखें तो कंप्लीट इरेडिकेशन मुश्किल है, पर कुछ महीने में रिबेलियन क्वेल हो जाएगा। ली टेंग ने मेन सीट में बैठ के नॉड किया, पर वरिड एक्सप्रेशन था। जनरल सुन, क्या जाओ फेंग ने अभी तक रीइंफोर्समेंट रिक्वेस्ट नहीं भेजी? अभी तक रिक्वेस्ट नहीं आई है, पर मिलिट्री रिपोर्ट्स इंडिकेट कर रही हैं कि वी सिटी अभी भी सिक्योर है। वही वूजी, ये इंसान एक ट्रू वेटरन है। अगर उसके अंडर असॉल्ट है तो जाओ फेंग का होल्ड आउट करना मुश्किल होगा। कितनी देर तक जाओ फेंग रेजिस्ट करेगा? अगर वी सिटी गिर गई और वही आर्मी डायरेक्टली अटैक कर गई तो पूरा यिंग चुआन खतरे में होगा। ली टेंग का फेस ग्रेव कंसर्न का मास्क था। हमारे ऑर्डर्स रिबेल्स को क्रश करने के हैं। वी सिटी का मेरिट या फॉल्ट आपसे नहीं जुड़ता जनरल, सुनतिंग ने केयरफुली बोला। क्या बोल रहे हो? शायद वी सिटी फॉल का फॉल्ट जाओ फेंग का होगा, पर यिंग चुआन काउंटी अब हमारी ग्रेट किन की टेरिटरी है। अगर वी सिटी गिरता है, यिंग चुआन खतरे में है। मैं कैसे स्टैंड बाय रहा हूं और मेरिट या फॉल्ट डिबेट करूं? सुनतिंग ने तुरंत डीपली बाव किया। मैंने गलत बोला, पर सिचुएशन देखते हुए अभी हम कुछ नहीं कर सकते, चाहे वी सिटी खतरे में हो। रिबेल्स को सप्रेस करना प्रायोरिटी है। अगर जाओफिंग रीइंफोर्समेंट मांगे तो सीनियर जनरल के पास प्लान होगा। ली टेंग एंग्शियसली सिर्फ नॉड कर सका। चलो होप करते हैं कि जाओ फेंग होल्ड आउट करे। जब ली टेंग वरी कर रहा था, कहीं और चेंज हो रहा था। होंगजे क्रॉसिंग। वहां एक वास्ट आर्मी ऑलरेडी फेरी के सामने अरेड थी। चैप्टर 179 डेयरिंग रेड और जाओ फेंग का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किरदार। जनरल होंगजे क्रॉसिंग का रिवर अब इतना टर्बुलेंट क्यों नहीं है? जांग हुन ने सरप्राइज से पूछा जब उसकी नज़र वेई रिवर पर पड़ी, जो पहले से काफ़ी शांत लग रही थी। वेई सिटी पहुंचने से पहले मैंने लोगों को वेई रिवर की हाइड्रोलॉजी इन्वेस्टिगेट करने भेजा था, जाओ फेंग मुस्कुराते हुए बोला जब उसकी नज़र शांत होंगजे क्रॉसिंग पर गई। हर साल जैसे ही ठंडी विंटर ख़त्म होती है, वेई रिवर का वाटर लेवल दूसरे और तीसरे मंथ में गिरता है। अभी परफेक्ट टाइम है।
जोंग हॉन का चेहरा शॉक और एडमिरेशन से भर गया। जनरल, मुझे कभी नहीं लगा था कि आप वेई सिटी पहुंचते ही ऑलरेडी प्लान्स बना चुके थे। ऐसी स्ट्रेटेजिक फोरसाइट को रिस्पेक्ट करना बनता है, उसने दिल से कहा। किन और वेई के बीच वॉर इनएविटेबल है। वो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन से फोरसाइट था और अब इसका फायदा मिल रहा है, ज़ॉफेंग कामली बोला। उसके बाद हाथ उठाकर ज़ॉफेंग ने लाउडली कमांड दिया, आर्चर्स ऑन गार्ड। जैसे ही वेई आर्मी ऑपोजिट बैंक पर दिखे, एरोज रिलीज करो। बोट्स और राफ्ट से पॉन्टून ब्रिज बना दो, आर्मी ऑर्डरली क्रॉस करेगी। एज यू कमांड जनरल, ऑफिसर्स ने एक साथ जवाब दिया। फिर एक एक करके नई बनाई गई बोट्स और राफ्ट्स शार्प वॉरियर्स के द्वारा ले गईं और शांत वेई रिवर में रखी गईं। ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग कई शार्प वॉरियर्स रो करते हुए ऑपोजिट बैंक पर गए। जैसे ही वहां लैंड किया, सोल्जर्स ने रश नहीं किया। इंस्टेड प्रिपेयर्ड शार्प वुडन स्टेक्स और हैमर्स निकाले और फर्मली ग्राउंड में गाढ़ा। आयरन चेन्स, पहला जुन्हो जो ऑपोजिट शोर पर पहुंचा लाउडली बोला। उन्होंने न्यूमरस चेन्स निकाले, एक साइड स्टेक्स में अटैच की और दूसरी साइड राफ्ट्स और बोट से, और राफ्ट्स और बोट्स को लाइन में 5-6 लिंक करके पॉन्टून ब्रिज बनाया, सारे आयरन चेन से सिक्योर। क्लियरली ये सब ज़ाओफेंग के प्रायर अरेंजमेंट्स के ब्लैकस्मिथ्स ने बना रखा था। ये सब आज के लिए ही प्रिपेयर किया गया था। कुछ टाइम बाद जांग हुन एक्साइटेडली रिपोर्ट करते हुए बोला, जनरल, पॉन्टून ब्रिज कंप्लीट हो गया है। इस ब्रिज से वो ऑपोजिट बैंक पर स्टॉर्म कर सकते हैं और वेई पर सरप्राइज अटैक लॉन्च कर सकते हैं। ज़ाओफेंग ने कुछ नहीं बोला, अपने हॉर्स पर माउंट हुआ और टायरेंट स्पीयर उठाया, जो अब तक यूज नहीं किया था। ब्लैक आर्मर में क्लैड, वॉर हॉर्स पर और टायरेंट स्पीयर हाथ में, ज़ाओफेंग ने उस वक्त इमेंसली इम्पोजिंग फिगर प्रेजेंट किया। ब्रदर्स, ज़ाओफेंग ने शाउट किया, आज वो दिन है जब हम ऑनर और ग्लोरी जीतेंगे। आज वो दिन है जब हम अनपैरेलल्ड फीट अचीव करेंगे। मेरे पीछे चलो और वेई में अपनी लेगेसी एस्टैब्लिश करो। उसने अपने लेग्स हॉर्स के बेली पर क्लैंप किए और स्पर लगाते हुए पॉन्टून ब्रिज पर चल गया, ऑपोजिट बैंक की तरफ। हम जनरल के पीछे डेथ तक फॉलो करेंगे। हजारों सोल्जर्स एक्साइटमेंट में रोड्स करते हुए ज़ाओफेंग के पीछे पॉन्टून ब्रिज क्रॉस कर गए और वेई टेरिटरी में लैंड किया, ऑपोजिट शोर। वहां वेई वुजी का आर्मी मार्की कैंप था। न्यूदा, तुम वेई रिवर पेट्रोल नहीं कर रहे थे, कैंप में क्यों हो? जुन्हो ने सरप्राइज से पूछा, बैरक्स इंस्पेक्ट करते हुए। जुन्हो, नाई दी, ऑलरेडी पेट्रोल कंप्लीट कर चुका हूँ, कुछ अनयूजुअल नहीं था। ऊपर से ऑर्डर कंटिन्यूअस डेली पेट्रोल के लिए है, एक ही राउंड करके कैसे वापस आ सकते हो? जुन्हो ने फ्राउंड और टोन क्वेश्चनिंग थी। जुन्हो, हर सेंचुरियन प्लेटून ऐसे पेट्रोल करता है। वेईबुजी एक्सट्रीमली कॉशियस था और पूरे कैंप को सपोजिडली इम्पैसिबल होंगजे क्रॉसिंग गार्ड करने भेजा था। अगर अबनॉर्मलिटी दिखती तो नेबरिंग कैंप्स को रीइंफोर्स करने के लिए इन्फॉर्म कर सकते थे। वेईबुजी 1,50,000 आर्मी लेके साउथ में कैंपेन शुरू किया, पर फिर भी टेंस ऑफ थाउजेंड्स बॉर्डर पर छोड़ दिए। पर कॉशन का मतलब ये नहीं कि सोल्जर्स विजिलेंट रहे। ये आर्मी मार्की कैंप भी इनिशियली ड्यूटी स्ट्रिक्टली फॉलो करता था, पर टाइम के साथ और वेई स्टेट ऑफेंसिव पे होने की वजह से सोल्जर्स नेचुरली कॉम्प्लिसेंट हो गए। न्यूदा की बात सुन के जिन्होंने कुछ नहीं बोला क्योंकि सिचुएशन क्लियर थी, पर फिर सडनली बूमिंग साउंड्स हुए, बूम बूम बूम। जमीन हिलती सी लग रही थी। ये क्या नॉइज है? जुन्हो अलार्म्ड हुआ और इनवॉलंटरीली वेई रिवर की तरफ देखा। दूर से ब्लैक किन बैनर्स फ्लटर कर रहे थे और उनके नीचे ब्लैक आर्मर्ड किन आर्मी खड़ी थी। ये तो बुला है, जुन्हो रोड किया। किन आर्मी ने रिवर क्रॉस कर लिया, बैटल के लिए प्रिपेयर करो। पर नेक्स्ट मोमेंट, विज, एक आरो हवा में से स्लाइस करते हुए डायरेक्टली वेई जुन्हो के थ्रोट में लगी। वो बैकवर्ड कोलैप्स हुआ, हाथ इंस्टिंक्टिवली वुंड पर और स्ट्रगल करते हुए गिर गया। ब्लड सेंचुरियन के फेस पर स्प्लैश हुआ। सडन कैटास्ट्रफी ने उसे स्टन कर दिया और फर्स्ट एरो के तुरंत बाद अब वॉली, विज 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 विज। हजारों एरोज ऊपर से बरसने लगे। आह आह आह, एनिमी अटैक! किन आर्मी ने रिवर क्रॉस कर लिया, क्विक रिट्रीट! सडन असॉल्ट ने वेई आर्मी मार्की कैंप को कंप्लीटली ऑफ गार्ड कर दिया। एरोज की बारिश में काउंटलेस सोल्जर्स स्ट्राइक हुए, ब्लग में गिर गए। इंटायर कैंप केओस में फॉल कर गया। मेन हर डायरेक्शन में फ्ली कर रहे थे। जुन्हो डेड था और डिफेंस ऑर्गेनाइज करने के लिए कोई नहीं। अब सिर्फ एक ही थॉट था, फ्ली करना, और एरोज का रेन तो बस स्टार्टिंग थी।
चैप्टर 180 रिवर क्रॉस और झाओ फेंग का एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेड पार्ट 2। क्लिन के बैनर्स धीरे धीरे नजदीक आ रहे थे और उनके मार्च की थुड़-थुड़ की आवाज अब और तेज हो गई थी। किल! झाओ फेंग ने चार्ज लीड किया, टायरन स्पेयर हाथ में लेते हुए, और सीधा वही कैंप में घुस गया। उसने लॉन्ग स्पेयर स्विंग किया, एक टेरिफाइंग फोर्स रिलीज हुई। सामने खड़े कई वही सोल्जर्स के पास रिएक्ट करने का टाइम भी नहीं था और टायरन स्पेयर उन्हें स्वीप कर गया। बैंग बैंग बैंग! कई वही सोल्जर्स इंस्टेंटली मर गए और उनके बॉडीज ने अपने कॉमरेड्स को भी क्रश कर दिया। You have killed a vice centurion, gained 5 constitution. You have killed a vice soldier, gained 5 strength. You have killed a vice soldier, gained 5 speed. You have killed a vice soldier, gained 5 speed. झाओ फेंग के माइंड में सीरीज ऑफ नोटिफिकेशंस बज रहे थे। यही था उसका असली मोटिवेशन एनिमी को स्ले करने का। झाओ फेंग के पीछे किन आर्मी का बड़ा कंटिंजेंट चार्ज कर रहा था, चाहे वो शार्प वॉरियर्स हों या पीनल बटालियन। हर आदमी में डीप डिजायर था एनिमी को किल करके मिलिट्री मेरिट्स अर्न करने का। लीव नो वन अलाइव! झाओ फेंग ने रोर किया और स्लॉटर कंटिन्यू हुई। 1 घंटे से भी कम समय में आर्मी मार्क्विस कैंप, जिसमें सिर्फ 1000 मैन के, कंप्लीटली वाइप्ड आउट हो गया। फाइटिंग के बाद झाओ फेंग तुरंत झांग हान की तरफ मुड़ा। हमारे कैजुअलिटीज क्या हैं? रिपोर्टिंग टू द जनरल, झांग हान ने प्रॉम्प्टली जवाब दिया। इस बैटल में हमारे आर्मी में 70+ इंजरीज हुई हैं, लेकिन फेटेलिटीज कोई नहीं। ये बैटल सरप्राइज अटैक था। झाओ फेंग ने एक ही एरो में वही जुनहो एलिमिनेट कर दिया, जिसे कैंप प्रॉपर डिफेंस माउंट नहीं कर पाया, और नंबर्स का एब्सोल्यूट एडवांटेज होने की वजह से विक्ट्री इजीली अचीव हो गई। झाओ फेंग ने सिर्फ हेड नॉट किया, फिर ऑर्डर दिया, ऑल सोल्जर्स हीड माई कमांड। पीनल बटालियन के सोल्जर्स जो आर्मर नहीं पहने हैं, वो वही कॉप्से से आर्मर निकालकर पहने। रेस्ट फॉर द टाइम इट टेक्स एन इंसेंस स्टिक टू बर्न। फिर हम असॉल्ट कंटिन्यू करेंगे। यस सर! सब सोल्जर्स ने तुरंत जवाब दिया। आर्मर्ड और अनआर्मर्ड सोल्जर्स का कॉम्बैट इफेक्टिवनेस डिफरेंस सिग्निफिकेंट था। क्योंकि ये 1000 मैन वेव फोर्स फुली आर्मर्ड थी, झाओ फेंग नेचुरली चाहते थे कि पीनल बटालियन भी आर्मर ले ले और अपनी स्ट्रेंथ इन्हांस करे। फिर वही सिटी में वही आर्मी अभी भी फ्रैंटिकली ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रही थी। झाओ फेंग अब पर्सनली डिफेंस कमांड नहीं कर रहे थे और फेट ऑफिशियल सील का डबलिंग इफेक्ट भी नहीं था। जो सोल्जर्स वही सिटी डिफेंड कर रहे थे, वो डेथ तक फाइट कर रहे थे, पर अब उनकी कॉम्बैट स्ट्रेंथ नोटिसेबली इन्फीरियर हो गई थी। तू सुई और वही क्वान सिटी वॉल के वॉच टावर से बैटल सुपरवाइज कर रहे थे। अगर एक आदमी गिरता है, दूसरा उसकी जगह ले। अगर 10 गिरते हैं, 10 और ले। किल देम ऑल! तू सुई ने वॉच टावर से रोड किया। सिटी वॉल से क्योटिक रेन ऑफ एरोज और नीचे से पत्थर फेंकना स्टार्ट हुआ। सीज इनक्रेडिबली ब्रूटल था। पूरे वही सिटी में ब्लड की थिक और एक्रिड स्टेंच छाई हुई थी। वही आर्मी सेंट्रल कमांड में वही वुजी ने साई किया। टोन में रिलक्टेंस साफ था। हम कंटिन्यूस 3 दिन से अटैक कर रहे हैं, फिर भी सिटी में कियोस का कोई साइन नहीं है। किन आर्मी की कॉम्बैट स्ट्रेंथ डिमिनिश हुई है, पर डिफेंस टाइट है। शायद हमें वेईवुड ट्रूप्स डिप्लॉय करने पड़ेंगे। ओरिजिनली वेईवुड ट्रूप्स अल्टीमेट ट्रम्प कार्ड थे इन्वेजन के लिए, मेंट सिर्फ क्रिटिकल मोमेंट में ब्रेक थ्रू के लिए। उसने कभी नहीं सोचा था कि पहली सिटी में ही डिप्लॉय करना पड़ेगा। नो वंडर झाओ फेंग को किंग ऑफ किन इतनी वैल्यू देते हैं। सिर्फ 16 साल की एज में जनरल बनाया, ये सच में केपेबल कमांडर है। एक वही जनरल ने रिमार्क किया। वही वुजी की आंखों में मर्डरस इंटेंट फ्लैश हुआ। ये लड़का अगर हमारे ग्रेट वही के लिए सर्व नहीं करेगा, तो इसे जीने का हक नहीं मिलना चाहिए। उसने एक डिसाइसिव कमांड दिया, रिले माई ऑर्डर्स। 20,000 वेईवुड ट्रूप्स सिटी असॉल्ट के लिए डिप्लॉय करो। अगर ब्रीच नहीं कर पाए तो रिमेनिंग 30,000 भेज दो। रेगुलर सोल्जर्स ऑर्डरली रिट्रीट करेंगे। एज यू कमांड माई लॉर्ड। आर्मर्ड ऑफिसर्स ने वॉर चैरिट के पास एक साथ जवाब दिया। नेक्स्ट मोमेंट वेईवुड ट्रूप्स जो रियर में स्टेशनरी थे मूव करने लगे। वेईवुड ट्रूप्स
नो रिट्रीट अंटिल विक्ट्री, किल। रियर से 20,000 आर्मर्ड सोल्जर्स एडवांस कर रहे थे, शील्ड और लॉन्ग स्पीयर्स के साथ। बाकी वही फोर्सेस के कंपैरिजन में ये वेईवू ट्रूप्स का कंटिंजेंट फार मोर फॉर्मिडेबल और ऑर्डरली लग रहा था। सिटी वॉल ऑब्जर्वेशन में तू सुई ने वेईवू ट्रूप्स एडवांस देखते हुए ब्राउज फरो किए और एक्सप्रेशन ग्रेव हो गया। ये बुरा है। क्या हुआ? वेईवू ट्रूप्स डिप्लॉय हो गए हैं। मुझे पता था, तू सुई ने ग्रिमली बोला। सिंस वेई का अपना वेईवूजी आर्मी लीड कर रहा है, तो वेईवू ट्रूप्स का यहाँ ना होना इम्पॉसिबल था। ये लोग बचा के रखे गए थे हमारी क्वीन के लिए बाद में फाइट करने के लिए। वेईवू ट्रूप्स? वेई अब भी कंफ्यूज था। तू सुई ने उसे सस्पेंस में नहीं रखा। वेईवू ट्रूप्स वेई की स्ट्रॉन्गेस्ट एलीट है। हर एक पावरफुल वॉरियर है। लेफ्ट हैंड में शील्ड और राइट हैंड में लॉन्ग स्पीयर। कॉम्बैट पावर्स पियरलेस है। सालों पहले जब वेई पीक पर था, तो वेईवू ट्रूप्स ने हमारे क्वीन को सब्सटैंशियल लॉसेस दिए थे। हेक्सी रीजन भी वेई के हाथ में चला गया था उनकी वजह से। अब वेईवू ट्रूप्स डिप्लॉय हो गए हैं। असली बैटल अब शुरू होने वाली है। वेई क्वान ने नॉट किया, फिर कोल्ड लाफ निकाला। मुझे समझ आ गया। वेईवू ट्रूप्स पहले स्ट्रांग थे, पर हमारे क्वीन के सोल्जर्स आज वीक नहीं है। और हमें फोर्टिफाइड सिटी का एडवांटेज है। चाहे वो कितने भी स्किल्ड हों, वॉल्स के बीच में नहीं आ सकते। तू सुई ने हेल्पलेसली शेड हेड किया। मिस्टर वेई, आप नहीं समझ रहे हैं। वेईवू ट्रूप्स का डिफाइनिंग ट्रेट है कि वो रिट्रीट नहीं करते जब तक एनिमी ब्रेक नहीं होता। जब ये बैटल में मार्च करते हैं, दे फाइट टू द डेथ। या तो वो सब मर जाएंगे या फिर हमारी सिटी ब्रीच करेंगे। अब समझ गए? तू सुई ने ग्रिमली नॉट किया। प्रिपेयर टू फाइट टू द डेथ। वेई सिटी फॉल नहीं होने देंगे, चाहे कॉस्ट कुछ भी हो।